नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग। माइनर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दो टेस्ट आप दे चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। जो कंटेंट हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा रही है तो वो वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड है और ये आपको भी फील हुआ होगा ऐसा। तो 1 में और 2 में जिन जिन बच्चों ने जो जो गलतियां करी है वो माइनर टेस्ट 3 में सुधारी होगी। आप लोगों ने नेगेटिव जो कर रहे थे आप उसको भी आपने कंट्रोल किया होगा। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा टफ होता नहीं है क्वेश्चन। तो माइनर टेस्ट 3 का मैथ्स का अपन पार्ट देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और किस तरीके से आपने उनका जवाब दिया था। क्या पूरा मल्टीप्लाई करना जरूरी था, क्या यूनिट डिजिट से काम चल रहा था, यानी एग्जाम में हम कैसे सोल्व करेंगे, उन सब पर अपन चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, ए बस ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 36 kmph, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 1 सेकेंड। यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बस 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगी। दूरी तो पूछ रहा है यार, तो हमने कहा डिस्टेंस कितनी कर पाएगी। रफ्तार क्या है 36 गुणा 5 बटा कितना 18, कितनी कितने सेकंड में 1 सेकंड में। बस इसको सोल्व करना था। तो आपने यहां से सोल्व करा 18 से कितनी बार 2 बार। तो हमने कहा डिस्टेंस बराबर 5 दूनी कितना 10 मीटर और यही सवाल का सही उत्तर होगा। तो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कह रहा है, मैं अपनी सामान्य गति की 7/6 की गति से चलता हूं। क्या कह रहा है, मैं अपनी तो ये पूरी की पूरी टाइप कराई थी मैंने आपको, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सामान्य गति से 7/6 की गति से, तो एक तो क्या है, तो एक तो है सामान्य गति, सामान्य गति, और एक है वर्तमान गति या चली गई गति प्रेजेंट। तो एक क्या है वर्तमान। अच्छा एक काम करे, वर्तमान सामान्य लिखने की भाई इसको पहले लिख लेते हैं, या वास्तविक भी लिखा जा सकता है। ये पहले वाली है मेरे भाई और ये है बाद वाली। पूरी की पूरी टाइप चलाई थी मैंने। पहले हम चर्चा कर लेते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड पहले गति 6 थी, अब गति कितनी है 7। तो 6 से कितना है 7। आपने कहा सर टाइम बदल जाएगा, मैंने लिखाया भी था इस बात को। चाल का अनुपात समय के अनुपात का जस्ट क्या होता है उल्टा। 7 और कितना 6। आपके हिसाब से डिफरेंस कितना है 1 का। अगला डिफरेंस कितना बता रहा है मेरे भाई 15 का। अगर एक की वैल्यू 15 है तो आपसे पूछ रहा है मैं दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लेता था, कितना लेता था 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे। 15 6 की 90, 15 7 105 मिनट और यही सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि सबके सही क्वेश्चन हुए होंगे और बहुत अच्छे लेवल पर आपने सोल्व भी किया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। बड़े चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठहराव को छोड़कर। अब देखो ठहराव को छोड़कर का मतलब है बिना विश्राम के। बस की गति 60 है प्रति घंटे और ठहराव सहित ये गति 45 है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई। ये 60, ये कितना 45, एलसीएम कितना 180। 60 से कितनी बार 3 बार, 45 से 4 बार, एक का ठहराव 4 पर गुणा कितना 60। 60 क्यों, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से मैंने कहा 15 मिनट और यही सवाल का राइट आंसर होगा। तो ज्यादा में यहां लिखने से फायदा नहीं है, क्योंकि जब मैंने सिलेबस कराया था तब मैंने पूरी टाइप चलाई थी ये। तो यहां डिटेल से ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, जो जो पढ़े हैं उनको तो पता है। तो आंसर आ जाएगा कितना 15, और यही सवाल का क्या है सही उत्तर है। बड़े आगे दोस्तों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से यात्रा करके जाता है। तो मैंने कहा रफ्तार 30, कितने मिनट लेट हो रहा है 10 मिनट की देरी हो रही है। फिर कह रहा है 24 की अगर रफ्तार से जाता है तो कितने मिनट की देरी हो रही है, अभी भी देरी हो रही है कितने की 18 की। मैंने कहा एलसीएम कितना आ जाएगा 30 और 24 का एलसीएम 120। 30 से कितनी बार 4 बार, 24 से 5 बार, यहाँ डिफरेंस कितने का 1 का, इधर डिफरेंस कितने का आ रहा है तो 18 और 10 28 यानी 8 का डिफरेंस है, माइनस माइनस है। तो हमने कहा 8 मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करो 60। एक की वैल्यू 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 15 बार, 2/15। हमसे पूछ क्या रहा है घर से कार्यालय के बीच की दूरी 1 साइड। तो हमें 120 यूनिट
की वैल्यू निकालनी है तो 120 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2/15 गुणा कितना 120, 15 × 120, 8 दूनी कितना 16। तो राइट आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर और यही सवाल का सही उत्तर है 2 नंबर। अब बताओ जरा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ऐसी उम्मीद है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो भी आप फास्ट कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, एक आदमी 12 kmph की रफ्तार से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट आराम करता है। 8 किलोमीटर की दूरी कराए थे ना मैंने विश्राम वाली टाइप में क्वेश्चन, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो मैंने कहा भाई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बराबर कितनी है मेरे भाई 8 किलोमीटर। अच्छा रफ्तार क्या है? तो आपने कहा सर जो चाल है वो कितनी है 12 kmph। मैंने कहा अगर ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं रुकता, यानी यहां से रवाना हुआ और अपने गंतव्य तक ही पहुंचता, तो आप खुद कहते सर अगर ऐसा होता तो जो टाइम लगने वाला था वो कितना लगता समय। तो आपने कहा 8/12, 60 से गुणा करके मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं, 12 × 60 यानी कितना 40 मिनट। अगर ये बिल्कुल भी नहीं रुकता तो 40 मिनट का समय लगता, लेकिन रुका है मेरे भाई। क्या कर रहा है? हर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का विश्राम करता है। तो किलोमीटर कितनी 8, तो स्टॉपेज कितनी 7। मैंने आपको समझाया था ना, जितने किलोमीटर होंगे उससे एक कम स्टॉपेज होगा। तो मैंने कहा विश्राम में लगा समय, किस में लगा? विश्राम में, विश्राम में लगा समय, विश्राम में लगा समय। तो आपने कहा विश्राम में 7 जगह रुका है, एक जगह 4 मिनट रुका है, तो 7 चौक कितना 28, तो 40 तो चला है, 28 रुका है। फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 68 मिनट, और यही सवाल का सही उत्तर है। यानी एक ऑप्शन राइट आंसर है, फर्स्ट ए। क्लियर है? चलो जरा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। 2 कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती है, एक ए से दूसरी की तरफ और दूसरी बी से। अब सुनो, जितना कह रहा है उतना करो। ये रहा मेरे भाई ए और ये रहा मेरे भाई बी। 2 कारें, इधर एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है। मैंने कहा इस कार की रफ्तार x kmph है और इस कार की जो रफ्तार है वो y kmph मैंने मान ली है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो आपने कहा 144 kmph। ठीक है, 144 किलोमीटर। अब समझना, जब वो एक ही दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में जाती है तो ए सेम डायरेक्शन में जाती है तो 12 घंटे बाद मिलती है। तो मैंने कहा मिलेगी, यानी समय बराबर क्या होता है दूरी। दूरी कितना है 144, चाले सेम डायरेक्शन में घटेगी x - y, और कितने घंटे में 12 में। तो 12 से 12 खत्म, यानी एक इक्वेशन मैंने निकाल दिया, x - y बराबर कितना 12, यानी समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा अगर विपरीत डायरेक्शन है तो मैंने कहा डिस्टेंस वही 144 और विपरीत है तो चाले जुड़ जाएगी। तो कितने में? तो आपसे कह रहा है सर 9/8 में। मैंने कहा ठीक है, यहां से हम और सोल्व कर लेते हैं। तो आपने कहा 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 6 की 54, 16 का हम 8 से गुणा करेंगे तो x + y बराबर 16 चौकू 64 और 64 कितना 128। इक्वेशन नंबर 2। जब x + y की वैल्यू मेरे पास आ जाए और x - y की वैल्यू मेरे पास आ जाए तो हम x और y दोनों को हम सेकंडों में निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि नहीं 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर पता हो तो बड़ी और छोटी संख्या हम दोनों फास्ट निकाल सकते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा, सोल्व कर लीजिए। तो हमें x चाहिए तेज वाली यानी बड़ी चाहिए, तो x बराबर दोनों का योग, तो 128 प्लस कितना 12 बटा कितना 2। यहां से हम सोल्व कर लेते हैं। तो 128 और 10 38 और 2 40, यानी आधा कितना 70 kmph, और यही सवाल का सही उत्तर है, क्योंकि एक साल है तो kmph में आएगी, यानी 3 ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई कितना 70 kmph की रफ्तार, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है।
शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई या तो एक काम करो 5 और 10 से कट जाए, माना कुल दूरी 100, माना कुल दूरी माना कुल दूरी, और कुल दूरी कितनी मान ली मैंने मेरे भाई 100 किलोमीटर। अब आ जाओ, आपसे क्या कह रहा है 1/5, मैंने कहा 20, अच्छा 20 किलोमीटर। रफ्तार कितनी है मेरे भाई, तो आपने कहा 8 kmph ही है, 8 kmph। पहले डाटा लिख लो मैं, फिर कह रहा है 1/10 भाग, तो 100 का 1/10 10 किलोमीटर मेरे भाई। रफ्तार कितनी है 25 kmph, कितना है 25 kmph है। फिर आपसे कह रहा शेष दूरी, तो 20 और 10 30, कितनी बची 70 kmph। तो उसको शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। मैंने कहा ठीक है। आपसे कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल, मैंने कहा भाई एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, यानी औसत चाल बराबर होता है मेरे भाई कुल दूरी कितनी 100 बटा कुल समय। अब समय कैसे निकलेगा, जब दूरी में चाल का भाग देंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा यहीं काट दूं मैं थोड़ा थोड़ा ना, क्योंकि यहां भी तो काटना पड़ेगा, तो इधर जगह भी नहीं बचेगी, तो यहीं काट देता हूं, ये लो ये लो ये लो, जो कट जाए ठीक है। तो हमने कहा 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, तो ये तो आ गया 5/2 प्लस, यहीं काट देता हूं 5 दूनी 10, 5 आम 25, यानी 2 बटा कितना 5 प्लस यहां से 7/2, इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो अब आपने कहा कि ये तो ऊपर 100 है ही है, बटा 10 एलसीएम ले लो, ये लो 2 पंजो 10, 5 आम 25 प्लस 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 7 पंजो 35, तो फाइनली 100 बटा 30 और 20 50, 10 60 और 4 64, 64 बटा कितना 10। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। भाई यही तो सोल्व करना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई इसमें, तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप सोल्व कर लीजिए, तो मैं करा देता हूं सोल्व। क्या करोगे 100/1 है तो 64/10 है, तो 10/64 हो जाएगा, ये 100 हाँ बटा 1 है, 64/10 है तो 10 बटा कितना 64। अब आप सोल्व कर लीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। चलो 4 से काट देता हूं 16 बार, 4 से काटूंगा कितनी बार 25 बार, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 बटा कितना 16, 16 एकम 16, कितना बचा, तो आपने कहा 16 कितना बचा 9, ठीक है 16 और 9 25, 16 पंजो 80। अब आपको आइडिया लग जाएगा 15, पूरा नहीं करना था तो 15.625, और यही सवाल का सही उत्तर था। टाइम भी तो बचाना था, पूरी कैलकुलेशन थोड़ी करनी, अगर कैलकुलेशन टफ है तो कहीं न कहीं स्किप करना पड़ेगा कुछ न कुछ, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए जरा, एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 40 किलोमीटर दूरियां समान है, पहले 40 फिर अगले 40, यानी मैंने आपसे क्या कहा, दूरियां समान है। क्या समान है मेरे भाई, दूरी। और जब दूरियां समान हो तो हम एलसीएम मेथड का यूज कर सकते हैं, तो आप तो इसको बहुत अच्छे से जानते हो। एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर, दूसरी x किलोमीटर, एलसीएम कितना, तो आपने कहा 20 गुणा x, यहां से हमने कहा 20 कटेगा x बचेगा, x कटेगा 20 बचेगा। औसत चाल आपसे कह रहा अगले 40, तो औसत चाल कैसे आएगी, तो कुल दूरी, तो वन साइड दूरी ये है तो दोनों साइड की, तो आपने कहा 2 गुणा 20 गुणा x बटा कुल दूरी बटा कुल समय, तो आपने कहा 20 प्लस x, ये औसत चाल आ जाती है, और औसत चाल कितनी है 30। अब आप सोल्व कर लीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है मुझे तो आपने कहा 0 से 0 चटकाओ, ये कितना है 4x बराबर में ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 20 दिए 60 प्लस कितना x, x इधर आएगा, तो आपने कहा ये बच जाएगा 3x बराबर कितना 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या हुआ कहाँ गड़बड़ करी, हाँ देखो 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 कहीं, हाँ तो अच्छा 20 ये कितना, तो 4x, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 4x बराबर 20 दिए 60 प्लस कितना 3x, तो ये इधर आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी 3 ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि 100% आपके समझ में आ रहा होगा, और आप इन्हें भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में इस सवालों को सोल्व किया होगा। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर,
ए, अब बढ़ाओ, ऐसे सिंपल, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, 80 रुपए कमाता है। मैंने कहा 8 गुना 80। फिर कह रहा है बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपए कमाता है। यही तो मजदूरी का अनुपात, इसका अनुपात ले लीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चटकेगा, 2 तियाम 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 8 दूनी 16, अनुपात 9, यानी ऑप्शन 4 डी ऑप्शन 16 अनुपात 9 बिल्कुल सही आंसर आपका। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है। बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर ये रहा 10। कुछ अजय इसमें जरूर घुमा रखा क्वेश्चन को, इसको ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं गड़बड़ कर दोगे। कुछ व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिदिन, मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में 100 आदमी थे, माना है मैंने 100। फिर कह रहा है 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, किसी काम को 34 दिन में पूरा करते हैं। 40% कम कर दिया यानी 60 ही रह गया मेरे भाई, गुणा शेष व्यक्तियों को 51 दिन में काम करना है और कितने घंटे काम करना है, x घंटे। x की आप वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 दूनी 34, ये यहां से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 20 बार, 20 पंजो 100, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई, हाँ तो x बराबर कितना आ रहा है 10। एक बार सोल्व करो कि हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहां से डायरेक्ट गुणा करना है, 5 दिन में कितना 10, और यही सवाल का सही उत्तर है। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, किसी काम को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। तो मैंने कहा भाई ये ए रहा और ये रहा बी, ए और बी की क्षमता, तो क्षमता का जो अनुपात है मेरे भाई वो कितना है, तो वो है 3 अनुपात कितना है 7 है। फिर कह रहा है एक साथ काम करने के लिए वे दोनों मिलकर उस कार्य को 10 से 1/2, तो पहले आपके पास में टोटल काम आ जाएगा कुल कार्य, तो कुल कार्य बराबर, तो हमने कहा 10 से 1/2, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2, टोटल क्षमता 7 और 3 10, तो 2 से 5 बार, 21 पंजो 105। अब देखो फास्ट करना हमको, तो अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। मैंने कहा एक दिन में 10 काम, 8 दिन में 80 काम किया, कितना बच गया मेरे भाई 25। अब कह रहा है कि इस 25 काम का 60%, इस 25 का कितना 60%, 60%, तो आप पहले सोल्व कर लो, 20 × 60, 20 पंजे 100, 5 से 5 बार कटेगा, कितना 15 काम। किससे करवाना चाहता है, ऐसे, कितने दिन में करेगा 5 दिन में, और यही सवाल का आपका सही उत्तर होगा। तो राइट आंसर होगा 5 डेज, ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसी कार्य को करने के लिए x और y की क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो x और y की क्षमता 5:4 है, x अनुपात y की जो क्षमता है मेरे भाई वो क्षमता कितनी है, तो क्षमता है 5 अनुपात कितना है 4 है। एक साथ मिलकर काम करने पर वो दोनों उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने कहा कुल कार्य, तो आपने कहा कुल कार्य 5 और 4 कितना 9, कितने दिन 10, यानी टोटल काम कितना है 90 है। वाई अकेले काम शुरू करता है, वही वे दोनों उस काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, यहां से हमको मिलगा टोटल वर्क। वाई अकेले काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो मैंने कहा भाई वाई ने कितने दिन काम किया 5 डेज। अच्छा, वाई की रफ्तार कितनी है 4, तो मैंने कहा 5 × 4 बराबर कितना 20। तो मैंने कहा वाई ने 20 काम कर दिया, कितना कर दिया 20, शेष कितना बचा, तो आपने कहा भाई 90 में से 20 का है, ज्यादा जमा के नहीं लिख रहा, तो कितना 70। इसको कौन से करेगा x, तो x इस 70 काम को किस रफ्तार से करेगा 5 की रफ्तार से, कितने दिन में करेगा 14 दिन में, और यही सवाल का आपका सही उत्तर है। यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, और ये ही इस सवाल का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
तो ऐसा कोई डाउट इसमें है नहीं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे किसी काम को 21 घंटे में पूरा करते हैं। बी अकेला उस काम के 40% भाग को कितने घंटे में पूरा करेगा? एबीसी की दक्षता यानी समय, वो क्षमता। तो मैंने कहा ए बी, समय तो पलट जाएगा, अभी पलट देंगे। तो ये रही क्षमता, ए बी सी की क्षमता है। किस अनुपात में है? 5:3 कितना है? 2 के अनुपात में क्षमता है। तो हम क्या करेंगे? समय, तो समय का रेशो तो अपन ने कहा भाई पलट जाएगा, यानी 1/5 1/3 अनुपात 1/2। लो सरल भी करके फ्री कर देता हूं मैं इसको। तो आपने कहा 5 30 से ले लो, 30, ये भी 30 से गुणा। आप समझ रहे होंगे ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। ये 6 बार, 3 से 10 बार, 2 से कितनी बार? 15 बार, यानी 6 15 10 15। आपसे कह रहा है एक साथ मिलकर काम करते हुए किसी काम को 21 घंटे में पूरा करते हैं। लो, समय की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी हमें। तो वे एक साथ काम करते हुए किसी काम को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई कुल कार्य, चलो कोई बात नहीं, अलग से कंसेप्ट तो समझ में आ गया, कुल कार्य। तो हमने कहा 5 और 3 8 और 2 10 गुणा 21 घंटे में, तो इसका मतलब है 210 कार्य है। बी अकेला उस काम के 40% भाग को, तो 210 का कितना मेरे भाई? 40% होता है 2/5। 5 से काटेंगे, 5 को 20, 5 दूनी 10, 42 का डबल कितना? 84। किससे करवाना है? बी से। बी की रफ्तार कितनी है? 3। तो आप काटेंगे 3 से, 3 दूनी कितना? 6, 2 बचा, 3 8 24, यानी 28 डेज इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर अवेलेबल है? ए पर अवेलेबल है। अब बताओ कोई डाउट इसमें किसी भी प्रकार का? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। एक किसी काम का 50% भाग, अब आपको याद आ गया होगा 50% 1/2, तो 2/1 पूरा काम हो जाएगा ना। पलट के गुणा करेंगे 16 से। फिर कह रहा है बी उसी काम का 1/4 भाग, तो बी 1/4 यानी 4/1 गुणा कितने दिन में? 24 दिन में। तो मैंने कहा सबसे पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क बनाइए। तो आपने कहा यहां से 16 दूनी 32, 24 चौका, अच्छा इसको लिखो क्या? हाँ, क्या पता गड़बड़ हो जाए, नहीं तो ये 32 24 चौका 96 बने, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे 32 96 कहां से आया, और कमेंट और करने लग जाओगे। तो हमने कहा एलसीएम कितना? 96। 32 से कितनी बार? 32 3 कितना? 96। 96 कम कितना? 96। अब क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम के 7/4 भाग, इतना नहीं कराना, 96 का 7/4 भाग करवाना है, दोनों से करवाना है मेरी भाई। दोनों मतलब 3 और 1 4 की रफ्तार से। हमने कहा ठीक है, अभी आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमने काटा 24 चौक 48, 24 72, 24 96, 4 6 24, 6 7 कितना? 42 दिन। और यही सवाल का सही उत्तर है, यानी चौथे नंबर पर आपका ऑप्शन था। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर जिसने भी ढंग से तैयारी करी होगी, ढंग से रोज क्लासें ली होगी, तो किसी प्रकार का कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। अगर अच्छे से आपने सारी की सारी क्लासें ली होगी ना, और मेरी नहीं हर सब्जेक्ट की क्लास में। अगला क्वेश्चन ये रहा, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी उससे आधे काम को कितने दिन में? अरे क्या क्वेश्चन है? मान लेते हैं एक आदमी एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। फिर कह रहा है उससे 2 गुने आदमी, यानी 2x आदमी उससे आधे काम को, अगर ये एक काम था तो ये कितना था? तो मैंने कहा आधा काम था। कितना था? आधा। या फिर हाँ आधा काम था। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेशो ही तो है। अगर जैसे इसको 2 काम मानते हैं, तो इसको हम कितना मान सकते हैं? 1 काम मान सकते हैं। आधे आदमी कितने दिन में करेंगे? मैंने कहा डी दिन में करेंगे। निकालो डी की वैल्यू, अभी आपका आंसर आ जाएगा। 2 से कितनी बार? 6 बार। 2 तियाम कितना? 6। 1 से x भाई साहब गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 डेज। और यही सवाल का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन 4 3 दिन इस सवाल का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन, जैसे बोलते जाए वैसे के वैसे लिखते जाओ और काटते जाओ। 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं,
64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन 15 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे? तो मैंने कहा x घंटे, और इस x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा 16 चौका 64 और 15 चौको 60 बन रहा है, 60 तो 20 दिए 60 और 20 चौका 80 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आवर्स पर डे, और यही सवाल का सही उत्तर है। यानी 8 आवर्स पर डे ही इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा, 8 घंटे। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करो, ये लो, गुणनफल बताना है और 5 है क्या है, सम है क्या है, आंसर कितना? 0, देखना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दो संख्याओं का योग 75 है, अंतर 25 है। ले, x प्लस वाई कितना है? 75 है। x माइनस वाई कितना है? 25 है। x कितना है? 75 और 25 कितना? 100, 100 का आधा कितना? 50। y कितना है? तो 75 में से 25 गया 50, 50 का आधा 25, दोनों का गुणा करना है 0, 25 5 125, यानी 1250 इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब इसको भी सोल्व करवाए क्या, और इसमें भी टाइम बर्बाद किया है क्या तुम लोगों ने? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चनों में भी कोई टाइम ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, ये लो। हाँ, ये कह सकते हो कि ठीक है क्वेश्चन, इसको बाई ऑप्शन उठाना पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 433 गुणा 456 x गुणा, नहीं x नहीं है, गुणा है, ये भी कोई बात नहीं। 456 गुणा 43n बराबर में का इकाई अंक n प्लस 2 है। कितना है? n प्लस 2 है। अब आपको देखो इसको बाई ऑप्शन उठाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सवाल करना मेरे भाई, है ना। क्या करेंगे? इधर देखो, आपने कहा 3 6 18 यानी 8, और 8 गुणा n यानी 8 गुणा n बराबर में n प्लस 2 हो जाना चाहिए मेरे भाई। अगर मैंने 1 रखा तो आपने कहा 8 एकम 8 गुणा 1 बराबर में n की वैल्यू 1 प्लस 2, तो आपने कहा ये 8 और ये 3, ये तो गलत बात है। तो मैंने कहा ये तो खत्म नहीं सर। अच्छा 8 उठा लेता हूं मैं, तो आपने कहा 8 गुणा 8 बराबर 8 प्लस 2, तो इधर तो 64 4 बन रहा है, इधर नहीं 0 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अगर 3 उठाता हूं तो 8 गुणा 3 बराबर 3 प्लस 2, तो आपने कहा 8 3 24 4 बन रहा है, 3 और 2 5, गलत बात है। तो डायरेक्ट आंसर दे सकते थे कितना? डी ऑप्शन यानी 6। मैं चेक भी कर देता हूं, 8 गुणा 6 बराबर में 6 प्लस 2, 8 6 के 48, 8 6 और 2 8, 8 बराबर 8, यानी RHS बराबर LHS ही इस सवाल का सही उत्तर है 6। बताओ कोई डाउट इसमें? अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? 25 से वही संख्या कटेगी जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं। समझ रहे हो ना? लास्ट 2 डिजिट क्या 10 25 से कटता है? ना। क्या 55 25 से कटता है? ना। क्या 40 कटता है? नहीं। 75 कटता है? कटता है तो कटता है, इसका क्या करेगा? समझ रहे ना? तो आंसर आ जाएगा सी, यही सवाल का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 44 से भाग दिया, भागफल 432 है। तो मैंने आपसे कहा था भाज्य बराबर क्या होता है मेरे भाई? भाजक कितना है? 44 गुणा भागफल कितना है? 432 प्लस शेषफल कितना है? 0। आ गई संख्या, उसी संख्या को किससे भाग देना है? 31 से। अब देते रहो 31 से भाग, तो रिमाइंडर कितना आएगा? इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है, तो इसमें भाग ही तो देना था और तो कुछ करना ही नहीं था आपको, ऐसा केवल इसमें भाग देना था। और आपको क्या ढूंढना था मेरे भाई? रिमाइंडर ढूंढना था कि शेषफल क्या होगा। तो यहां से हम दे भी लेते हैं, चाहो तो आप भाग 31 से कम 31, 9 और 4 कितना बचा? 13, 31 से कम 31 कितना बचा? 12, 12 तो ये बच गया, और 3 चौको 12 120, 3 13, यानी यहां से कितना बचा? 30, यहां से कितना? 0, कोई मतलब ही नहीं है। इसको फिर 13 3 39 कितना? 390, 31 का भाग देंगे, 31 से कम 31, 31 से कम 31 कितना बचा? 8, 31 दूनी 62 और 3 3 9। तो एक बार काम करो, 44 गुणा 432 और शेषफल कितना है मेरे भाई? 0। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझो, वो एक ही चीज है।
एक संख्या को 44 से भाग देने पर भागफल 432 आता है, शेषफल 0 आता है, उसी संख्या को 31 से भाग दे। इस बात का मतलब है, मैं समझा देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे 15 है, 15 में आपने 5 का भाग दिया, तो आपने कहा 5 दिए 15 और रिमाइंडर कितना 0। मैंने आपसे कहा कि एक संख्या में 5 का भाग दे, भागफल 3 और रिमाइंडर कितना 0 आ जाए। तो ये संख्या आप कैसे निकालोगे? तो आपने कहा संख्या आएगी मेरे भाई 5 गुणा 3 प्लस 0। यही तो है, यही तो संख्या है। तो मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा था कि जो संख्या आ रही है आपकी वो कैसे आएगी। तो आपने कहा 44 का भाग दिया, 432 से गुणा किया और रिमाइंडर 0 आया। मैंने कहा ये संख्या बन गई। इसी संख्या को 31 से भाग देना है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ है कैलकुलेशन वाइज, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 4 दूनी 8, ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा गुणा करेंगे तो टफ हो जाएगा ना। तो ये 44, 31 एकम 31, 31 एकम 31। अच्छा, रिमाइंडर कितना बचा? तो आपने 31 और 9 40, और 9 तो ये बच रहा है और 4 ये कितना 13। 31 से भाग दे दो, 31 एकम 31, यहां रिमाइंडर लेना है 31 एकम 31। तो आपने कहा 9 और 3 कितना 12, यहां 12 बच रहा है। 31 का भाग देंगे तो 31 का अगर मैं 4 से गुणा करता हूं, समझो 4 से, तो 4 3 12, 124 होता है। और इधर 122 है, 2 कम करना है 31 में से ना, तो 3 बार करेंगे 31 का गुणा 3 से, तो 3 और 3 3 9 93, तो 7 तो आपके पास में ये बच रहा है और 22 ये, तो 22 और 7 कितना 29। अब सोल्व कर लीजिए, 13 गुणा 29 बटा कितना कर, थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, बाकी 13 नंबर 117 के 7 हासिल की कितनी 11, 13 दूनी 26 और 10 36 और ये कितना 37 बटा कितना 31। 31 से काटेंगे 31 एकम 31, कितना बचा 6, 31 दूनी 62, कितना बचा? तो आपने कहा 5। तो फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा 5। और यही सवाल का, हाँ कैलकुलेशन टफ है और फिर हो सकता है लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तभी तो मैंने मिटा के दोबारा लिखा है एक छोटा एग्जाम्पल लेके, ताकि आपको समस्या नहीं आए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से कट जाए? तो मैंने कहा भाई 3401 में 11 से काटना चाहते हो, पहले रिमाइंडर ढूंढो। तो आपने कहा 11 तिया 33, कितना बचा 1, 11 नाम 99, कितना बचा 2, तो 2 बच रहा, उसी को घटा दो, तो आंसर आ जाएगा कितना सी ऑप्शन, यानी 2 इस सवाल का राइट आंसर है। अब बताओ, कोई डाउट इसमें किसी भी तरीके का हो ही नहीं सकता, बहुत क्वेश्चन करें हमने इस टाइप के। तो क्या घटाना है 2 घटाना है और यही सवाल का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक भाजक भागफल का 50 गुना है। तो मैंने क्या बताया था, भाज्य बराबर होता है मेरे भाई भाजक गुणा भागफल प्लस भागफल है ना, भागफल प्लस क्या है शेषफल। अब देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैसे एक भाजक भागफल का 50 गुना, ये भाजक भागफल का 50, अगर भागफल 1 है तो भाजक कितना है 50 है, और शेषफल का 10 गुना है, ये 10 गुना है ये, तो 10 का भाग दो, ये कितना आ जाएगा 5। भागफल 32 है, इसको 32 बनाओ, तो ये भी किससे गुणा 32 से, ये भी किससे 32 से। बस अब तो क्या करना है 50 गुणा 32 गुणा 32 प्लस 32 का 5 गुणा कर देता हूं मैं यहीं पे। तो आपने कहा 5 3 15, 150, कितना 160। अब आपको सोल्व करना है मेरे भाई, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा यहां से गुणा करोगे तो 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 1600 गुणा 32 प्लस 160, बस यही करना है। तो आपने कहा यहां से गुणा कर लेते हैं 0 0, 16 दूनी 32, 32 के 2, 32 के कितना 2, तो यहीं से पकड़ में आ जाएगी कहानी। आगे गुणा ही मत करो, 160 जुड़ना है लास्ट में, तो 160 जुड़ना 0 6 2 और 1 3, पूरा करते ही क्यों 360 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो 51 360, और यही इस सवाल का सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। बताओ अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, x का न्यूनतम ज्ञात करना है। संख्या 517x32 12 से डिविजिबल है, तो 517x32 किससे डिविजिबल है 12 से, 12 से। 12 का मतलब ये संख्या 3 और 4 से कटती है, 3 और किससे कटती है 4 से। तो मैंने आपसे इतनी सी बात कही मेरे भाई, 3 और 4 से कटती है,
4 से कौन कटती है? जिसके अंतिम 2 अंक कट रहे हैं। तो 24 4 से कट रहा है। तो मैंने आपसे यही तो कहा कि 4 की वजह से तो तुम x को कुछ भी रखो, अब तो आपको 3 की वजह से ढूंढना है। तो 3 का नियम, 5 7 12 खत्म, 3 खत्म, 4 2 6 खत्म, 1 बचा। तो आपने कहा 1 + x डिविजिबल बाई 3, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 2 और 1 3, 3 से कटेगा, यानी 4 नंबर का ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। कितना आंसर होगा मेरे भाई? तो आपने कहा 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि 9 अंकों की संख्या 389x6378y संख्या 72 से विभाज्य है। अब 72 का मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं। 389x6378y और ये संख्या 72 से कटती है, यानी 8 गुणा 9 से कटती है। सबसे पहले हमें 8 की बीमारी खत्म करनी। 8 से वही संख्या कटेगी मेरे दोस्त जिसके लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेंगे। तो मैंने कहा लास्ट के 3 अंक ये रहे। तो आपने कहा 8 से काटोगे, 8 नाम 72, 72 कितना बचा? 6। 0 रखूंगा कटेगा, 1 रखूंगा नहीं, 2 रखूंगा 3 नहीं, 4 रखूंगा, जैसे ही मैं 4 रखता हूं तो आपने कहा 64 कट जाएगा, यानी y तो हो चुका 4। अब तो 9 से काटना है। तो मैंने कहा 389x6378 रख चुका हूं, बटा कितना? 9। तो 9 9 की ग्रुप बना के काट दो। आप तो जानते हैं 9 से वही करती है जो 9 9 की ग्रुप में खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा मेरे भाई यहां से 9 खत्म, 8 और 7 15 और 3 18 खत्म, खत्म नहीं खत्म। आपने कहा 8, हाँ 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, कितना बचा? 3। तो हमने कहा x + 3 डिवाइड बाई कितना? 9। तो मैंने कहा x की वैल्यू 6। तो आपने कहा x बराबर 6 है, y बराबर 4 है, कुछ भी पूछे तो हमने कहा इसको सोल्व करना है। तो 6, x की वैल्यू 6 + 7 गुणा y की वैल्यू 4, तो 36 प्लस कितना? 28। ये अंडर रूट है मेरे भाई, है ना, ये तो मैंने लिख दिया। तो 36 50 और 14 64, यानी कितना? 8 इस सवाल का सही उत्तर होगा, 4 आंसर। तो उम्मीद है आप सबके अच्छे रहे होंगे। अब जो माइनर टेस्ट 3 में अच्छा नहीं कर पाए उनके लिए माइनर टेस्ट 4 भी है। हेलो, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी लोगों को। चलो देखो, आप लोगों का हर बार की तरह आज टेस्ट आ गया तीसरे नंबर का, जिसका सॉल्यूशन अपन करने जा रहे हैं। सभी के सभी लोग ध्यान से देखना। आज जो क्वेश्चन आप लोगों के पजल के क्वेश्चन है, पजल आप लोगों को पता ना बहुत ही बढ़िया टॉपिक होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, थोड़े से क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं उसके अंदर। तो सभी लोग चलो, क्वेश्चंस आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, टेस्ट में आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया होगा। सॉल्यूशन मैच करना, कितने लोगों के आंसर सही आए, कितने लोगों के आंसर गलत आए, वो चेक करेंगे आप लोग, है ना। तो शुरू करें अपन। तो शुरू करते हैं। और सभी लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ कि अपनी देखो, जैसे मेरी लाइव क्लास आती है डेली मंडे से सैटरडे शाम को 4 बजे। तो लाइव क्लास भी आप लोग 4 से 5 बजे जो लाइव क्लास होती है वो क्लास लिया करो। उसमें क्या करते हैं अपन, डेली 1 घंटे की क्लास में पूरी रीजनिंग रिवाइज करते हैं, 20-25 क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग के, अच्छे बेस्ट क्वेश्चन। तो सारे के सारे लोग 4 बजे वहाँ पर क्लास भी लिया कीजिए, इसी यूट्यूब अपना कलाम एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये आया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज आप लोगों को देखो लैंग्वेज अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग मिलेगी, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश, क्योंकि आप लोगों को ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि दोनों एक साथ लेके आऊँगा तो यहाँ हिंदी हो गई या इंग्लिश आ जाएगी, फिर तो मेरे पास सॉल्यूशन के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए जिसको इंग्लिश चाहिए इंग्लिश का स्क्रीनशॉट सामने ले लीजिए, जिसको हिंदी चाहिए ये हिंदी आ गई सामने। अब पजल देखो, इसमें क्या करना, हमें बताया कि जैसे 7 मंजिल में ABCDEFG रहते हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हो। F तथा देखो आप लोग ऐसे करो, बिल्डिंग बना लो, एक मंजिल बनाते हैं अपन, जैसा कि ये बनाना शुरू करते हैं अपन। यहाँ पर ये डायग्राम आया हमारे पास, यहाँ क्या लिख दिया, 7 मंजिल बनाना ना अपने को। देखो ये 3 हो गई, यहाँ पर 4 5 हो गई और ये 6 और 7 हो गई। देखो ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर तो आगे हमारी मंजिल, कितनी मंजिल है बताओ, 7 मंजिल। जैसे 7 6 5 4 3 2 और 1,
और यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, व्यक्तियों को रखेंगे, कौन सी मंजिल पे कौन सा व्यक्ति रहेगा। एक पजल में हमेशा ध्यान रखा करो, एक चीज कंप्लीट लिख लिया करो, एक चीज कंप्लीट लिख दो। जैसे मैंने मंजिल थी, मंजिल मैंने लिख दी, क्योंकि मंजिल को अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, मंजिल ऑटोमेटिक अरेंज रहती है हमारी और जैसे कभी मान लो क्वेश्चन में मंजिल नहीं आए, कभी जैसे कई बार ऐसे आता है जैसे 7 दिन है सोमवार से रविवार तक, इनमें ये लोग थे, ये व्यवसाय करते हैं, तो जैसे दिन आए तो सबसे पहले दिनों को लिखा करो। दिन नहीं आएंगे तो फिर कोई व्यक्ति आए तो उन व्यक्तियों को लिख लिया करो, या जैसे मंजिल आए तो फिर मंजिल को लिख दिया करो। मतलब कोई भी एक लाइन तो पूरी कर दिया करो ताकि हमें एक ही अरेंज करना पड़े। क्लियर है? पजल में ये ध्यान रखो। अब जैसे देखो आप लोगों को क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान रखोगे, पजल के क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखोगे कि कोई भी लाइन है ना, यहां पर बने तो बनाओ, ना भी बने तो उसको साइड में यहां पर देखो हिंट दे के जरूर छोड़ देना, क्योंकि पजल का क्वेश्चन बड़ा होता है, हमें वापस से नहीं पढ़ना है। क्लियर? जैसे क्या बोला, F और G का निवास स्थान दो अंतिम सिरों पे रहेगा। ऐसे कह रहा है कि F और G है ना ऐसे रहेंगे, ऐसे एक जगह F रहेगा, एक जगह कौन रहेगा, G रहेगा। अब कहीं भी रह सकता है, F उधर भी हो सकता है, F नीचे भी हो सकता है, और एक जगह कौन रहेगा, G। पर ये दोनों जगह F और G की फिक्स हो गई। अब देखो यहाँ नहीं बनी ना, लेकिन मैंने साइड में हिंट दे दिया ना, क्या, ताकि मुझे पता रहेगा। जैसे मान लो अब कभी भी क्वेश्चन के अंदर यहाँ F लिख गया तो मुझे मालूम रहेगा यहाँ पर G आ जाएगा। अब ये याद तो रहेगी नहीं बात, वापस क्वेश्चन पढ़ना नहीं है हमें इतना बड़ा, तो ऐसे हिंट देके छोड़ दिया करो। बताए बी का निवास स्थान डी से 1 मंजिल नीचे परंतु जी से 2 मंजिल ऊपर। देखो क्या बोला कि डी से 1 मंजिल नीचे कौन आएगा, बी, और जी से 2 मंजिल ऊपर। ऐसे बनाना है, जैसे जी से 2 मंजिल ऊपर, डी से 1 मंजिल नीचे। दे दिया ना हिंट। और देखो ये हिंट देते सारी कहानी समझ में आ गई। पता है क्या, बताओ ये सारे के सारे जी के ऊपर आ रहे हैं ना। अब जी के ऊपर आ रहे हैं तो जी की जगह बताओ 2 जगह थी हमारी। अब मैं यहां पर जी को लिख दूंगा तो जी के ऊपर बताओ ये लोग आ सकते हैं क्या, कभी नहीं आ सकते ना, इसलिए जी को यहां लिखो। अब बताओ एक छोड़कर यहां कौन आ जाएगा, बी, यहां कौन आ जाएगा, डी, और अब ये जगह किसकी फिक्स हो गई, एफ के लिए। ये जगह हमारी फिक्स हो गई किसके लिए, एफ के लिए फिक्स हो गई। चलो यहां पर किसको लिख दो, एफ को। क्लियर है? सी का निवास स्थान ए तथा एफ के बीच में। अब सी कहां आएगा, देखो सी आएगा ए और एफ के बीच में। ए और एफ के बीच में कौन आ गया, सी आ गया। अब जो बच गया उसको यहां ले आओ। कौन बाकी है, देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई बाकी रह गया, तो ई को यहां कर दो, वो एफ और ये जी। ये हमारा कंप्लीट बन चुका। चलो अब मैं इसके क्वेश्चन बताता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया, सी का निवास स्थान बता दो कहां पर है। अब सी बताओ, एफ और ए के बीच में आया ना, सी आया एफ और ए के बीच में, तो सी का नहीं, सॉरी, ए का निवास स्थान पूछा था क्या, तो ए आया सी और डी के बीच में, ए आया सी और डी के बीच में, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निचली मंजिल पे कौन रहता है, बताओ। जी आया था निचली मंजिल पे, नीचे ही नीचे देखो जी आया था। एफ के तुरंत नीचे कौन आया था, एफ के तुरंत नीचे आया था सी। ये देखो निचली मंजिल पे जी आ गया था ना, एफ के तुरंत नीचे कौन आया, सी आया। और अगले क्वेश्चन में क्या बोला, पहली मंजिल पे कौन रहता है, पहली मंजिल पे जी तो आया था नीचे नीचे। सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन गया था, एफ चला गया था ना, क्योंकि एफ और जी तो कॉर्नर पे आए थे। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। जिसको इंग्लिश सही है इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आगे हिंदी वाली स्लाइड पे जा रहा हूं भाई, ओके। बढ़ते हैं, ये हमारी हिंदी वाली स्लाइड आ गई। देखो देखो सप्ताह में 7 लेक्चर का आयोजन निर्धारित है। अब देखो इस बार आ गए ना, मैंने कहा था ना दिन आए तो दिनों को लिख दिया करो। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिन आ गए कि एक सप्ताह है और उसमें क्या होंगे, 7 लेक्चर होंगे हमारे पास। जैसे मैं यहां बना रहा हूं, देखो ये आ गया 1, ये आ गए हमारे पास 3, 4, 5, 6 और 7 हो गया। देखो ये बना दिया। अब मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, देखो यहां तो मैं लिख दूंगा दिन, जो भी दिन आ रहे हैं। यहां मैं क्या लिख दूंगा, जो लेक्चर होंगे ना वो लेक्चर लिख दूंगा। यहां पर मैंने कहा था दिन आए तो दिनों को आप सबसे पहले लिख लो। जैसे क्वेश्चन में कहां से कहां तक आ रहे हैं, देखो रविवार को समाप्त होंगे, सोमवार से शुरू होंगे। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है यहां पर सोमवार आएगा, फिर क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा,
फिर यहाँ पर बुधवार आएगा, यहाँ क्या आएगा, गुरुवार आएगा, फिर शुक्रवार आएगा, फिर यहाँ पर शनिवार आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, रविवार आएगा। ये 7 दिन हो गए। इन 7 दिनों में से देखो हमें लेक्चर करना है। अब मैं एक और हिंट देता हूं, जैसे क्वेश्चन ने क्या कहा, रसायन या तो बुधवार या शनिवार को पढ़ाया जाता है। रसायन के लिए क्या कहा, या तो बुधवार आएगा और या शनिवार आएगा। बताओ, डाउटफुल छोड़ दिया ना। तो आप लोग एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन को देखो डाउटफुल में बिल्कुल मत रहना, दोनों को एक साथ चलाओ। टाइम खराब नहीं करना है पजल को। अब जैसे मान लो मैं बुधवार को मान के बना दूं इसको और वो पूरा ना बना, तो आपको दोबारा शनिवार को मान के बनाना पड़ेगा और उसमें बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ चलाओ ताकि टाइम खराब ना हो। जैसे मैं क्वेश्चन ने क्या कहा, रसायन या तो बुधवार या शनिवार, तो मैंने क्या किया, एक जगह तो बुधवार को लिख दिया और एक जगह क्या कर दिया, शनिवार को कर दिया। ये लो, मैं दोनों को साथ चला देता हूँ। यहाँ पर बुधवार वाला बना दूंगा, यहाँ पर शनिवार वाला बना दूंगा। जो भी सही होगा वो पूरा बन जाएगा, जो गलत होगा बनेगा ही नहीं। बोला रसायन और अंग्रेजी के बीच 3 लेक्चर है। बताओ, ये रसायन आया तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर बताओ अंग्रेजी आ जाएगी क्या? यहाँ पर क्या आ गई हमारी, अंग्रेजी। रसायन और अंग्रेजी के बीच कितने लेक्चर, 3। इसमें रसायन इधर लिखा था ना, तो 1 2 3 छोड़कर इसकी अंग्रेजी यहाँ पहुँचा दो। इस वाले कंडीशन में अंग्रेजी यहाँ पहुँचा दो। बताया, देखो अंग्रेजी और कंप्यूटर के बीच 2 लेक्चर रहेंगे, इंग्लिश और कंप्यूटर के बीच 2 लेक्चर। बताओ, यहाँ इंग्लिश आई तो 1 2 छोड़कर यहाँ कंप्यूटर आ जाएगा क्या हमारा? यहाँ पर कंप्यूटर आ गया। इसमें इंग्लिश यहाँ है तो इसका कंप्यूटर कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा कंप्यूटर, इसके अंदर। बताया, जिस दिन जैविकी होगा उसके तुरंत अगले दिन ही भौतिकी होना जरूरी है। क्या बोल रहा है कि जब भी जैविकी होगा उसके तुरंत अगले दिन कौन सा लेक्चर होना जरूरी है, भौतिकी। अब बताओ, ये दोनों कंटिन्यू एक साथ आएंगे। इसमें तो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, 2 जगह खाली है, इसकी तो जगह फिक्स नहीं हुई। पर बताओ, इसमें तो ये दोनों साथ रहेंगे तो इसकी जगह तो फिक्स हो गई क्या, कि जैविकी के तुरंत अगले दिन क्या आ गया, भौतिकी। बताओ, इसमें तो यही आ सकता है जैविकी, और यहाँ कौन, भौतिकी। ये जैविकी के तुरंत अगले दिन आ गया भौतिकी। बताओ, क्योंकि और तो फिर कंटिन्यू नहीं था, इसमें अभी फिक्स हुआ नहीं है। आगे पढ़ लो। और बताया कि मैथ जब भी आएगी उसके बाद देखो साइको आएगी, मनोविज्ञान आएगा, गणित के बाद मनोविज्ञान। बताओ, इसमें लिखोगे तो यदि गणित के बाद रहेगा मनोविज्ञान तो मैं गणित को वहां लिख के मनोविज्ञान को यहां लिख दूं, क्योंकि गणित के बाद आ गया। और क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा है कि ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं गणित के तुरंत बाद ही हो, बस गणित के बाद होना चाहिए। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तुरंत बाद ही आना चाहिए। तो ये ऐसे बन गया। लेकिन आगे पढ़ो। आगे बताए, मनोविज्ञान का लेक्चर शनिवार या रविवार को नहीं हो सकता। क्या बताया, मनोविज्ञान शनिवार या रविवार को नहीं आएगी। अब बताओ, हमारे तो मनोविज्ञान रविवार को आ गई ना। इसका मतलब क्या हो गया पता आपको? इसका मतलब साफ क्लियर हो गया कि ये हमारा गलत हो गया। ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को बनाना पड़ेगा पूरा। चलो इसी को बनाते हैं। अब बताओ, ये तो दोनों बताओ साथ साथ आएंगे ना, तो मैं यदि इन दोनों को बताओ यहां लिख दूं, सपोज कर लो, तो फिर तो मुझे गणित के बाद मनोविज्ञान भी लिखना है, तो फिर गणित और मनोविज्ञान को यहां लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि ये दोनों वहां पहुंच गए तो। और यहां लिखने से मनोविज्ञान फिर शनिवार को आ गई। बताओ, फिर नहीं बन पाएगा। तो फिर इन दोनों को ऊपर मत लिखो, इन दोनों को यहां लिखो, यहां लिख दो। ये आ गया क्या, जैविकी। जैविकी के बाद क्या आ गया, सॉरी, भौतिकी। जैविकी के बाद आ गया भौतिकी। ये देखो, ये जैविकी के बाद भौतिकी आ गया। अब वो गणित और मनोविज्ञान था, उसको यहां लिखो। गणित के बाद क्या आ रहा है, मनोविज्ञान। ये हमारा कंप्लीट बन गया, ये कंप्लीट हो गया। ये वाला गलत हो गया। यही होता है। अब एक बात बताओ, अभी मैं क्वेश्चन में देखो, मैं स्टार्ट में क्या कहा था, रसायन या तो बुधवार या शनिवार को। अब मान लो मैं शनिवार का मान के बनाता, देखो ये नहीं बना, मालूम चला ये गलत हो गया। मुझे इसको मिटा के वापस से बनाना पड़ेगा बुधवार को। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को एक साथ चला दिया। बताओ, क्वेश्चन को एक बार पढ़ा और सारा बन गया। जो गलत हुआ हो गया, जो सही था वो सही बन गया। 2 बार टाइम खराब नहीं किया ना हमने, और 2 बार टाइम खराब करने से हमारा दिमाग खराब होता है। मेन बात तो ये है, वो दिमाग खराब तो नहीं हुआ ना हमारा, वो बड़ा जरूरी था दिमाग को सही रखना। तो क्या बोला कि गुरुवार के दिन कौन सा लेक्चर। अब ये क्वेश्चन तो आप कर दोगे। देखो, गुरुवार के दिन कंप्यूटर हुआ, गुरुवार के दिन क्या हुआ, कंप्यूटर। यदि ये बन गया तो क्वेश्चन तो कुछ ही पूछ लो। फिर
बोला कौन सा लेक्चर सही है। देखो ये बता रखा है कि शनिवार भौतिकी का लेक्चर शनिवार को हुआ। चेक करो क्या ऐसा है क्या, बिल्कुल सही है, भौतिकी का लेक्चर शनिवार को ही हुआ था, तो ये सही है। आगे क्या बोला कि रसायन और भौतिकी के बीच में कितने लेक्चर हुआ, चेक करो। रसायन और भौतिकी के बीच में 2 लेक्चर हो गए भाई। कितने लेक्चर हो गए, 2 लेक्चर हो गए। अगला क्वेश्चन बताया कि लेक्चर ऐसे हो गया कि रसायन का रिलेशन हो गया किससे, जैविकी से। रसायन का रिलेशन किससे, जैविकी से। वैसा का वैसा ही मनोविज्ञान का किससे होगा, कंप्यूटर से। तो फिर उसी हिसाब से आपको बताना है कि जैविकी का किससे हो जाएगा। देखो रसायन का जैविकी से संबंध है, बताओ रसायन का किससे, जैविकी से। बताओ एक छोड़कर नीचे जा रहा है ना, ऐसे ही क्या बताया था, मनोविज्ञान का कंप्यूटर से। बताओ एक छोड़कर नीचे गया ना। फिर ऐसे में जैविकी का पूछा तो जैविकी का बताओ अंग्रेजी से हो जाएगा क्या, एक छोड़कर आऊंगा तो मैं, किससे हो गया वहां पे हमारा आंसर, अंग्रेजी। क्या बोला कि मनोविज्ञान का लेक्चर कौन से दिन हुआ, बताओ मनोविज्ञान का लेक्चर किस दिन हुआ। मनोविज्ञान का लेक्चर मंगलवार के दिन हुआ। किस दिन हुआ, मंगलवार के दिन। ये मंगलवार हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फिर से आप देखो इसको तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ले लिया हो गया क्या स्क्रीनशॉट। चलो अब अपन इसको बनाते हैं। देखो इसमें बहुत सारी बातें दे रखी है। क्या बता रखा, 6 व्यक्ति है MNOPQR एक कसिनो में जा रहे हैं और वे अलग अलग रंगों की शर्ट भी पहने हुए हैं, नीली, काली, लाल, हरी, पीली, सफेद। उनके बटुए में रखी नकदी भी है भाई। किसी के पास 500, किसी के पास 400, 300, 900, 600, 800। कसिनो जा रहे हैं इतने सौ रुपए लेके। बताओ, बताया उनके मित्र भी है, ABCDEF भी है, उनसे मिलेंगे वहां पे। चलो ये देखो 4 चीजें हो गई है तो हमारे पास बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया है तो हमारे पास। ऐसे करते हैं अपन, यहां तो उनको लिख देते हैं या मित्रों को लिख लेते हैं। यहां अपन लिख लेंगे पैसे और वो लिख देंगे। एक हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 और 6 हो जाएंगे। देखो यहां कौन आएंगे, व्यक्ति आ जाएंगे। क्लियर, यहां मैं किसको लेके आ रहा हूं, व्यक्तियों को लेके आ रहा हूं। ये व्यक्ति, यहां कौन आएंगे, उनके दोस्त। यहां कौन आएंगे, यहां इनके रंग आ जाएंगे, कलर लिख देता हूं। और यहां रकम कर देते हैं, पैसे भी तो लेके आए ना वो लोग, तो यहां उनकी राशि लिख देते हैं अपन। चलो अब व्यक्ति कौन कौन है। देखो मैंने कहा था एक चीज तो पूरी लिखो, MNOPQ और R। ये एक चीज तो कंप्लीट हमने लिखनी है, जो लिख दिया। अब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या क्या कह रहा है ये, हमें कहां कहां कंफ्यूज कर रहा है। ये तो मित्र हो गए ना, यहां से पढ़ो, यहां से। एन ने हरे रंग की शर्ट पहनी है। बताओ एन ने कौन सा रंग पहना, हरा। यहां हरा लिखो। एन ने हरे रंग की शर्ट पहनी है। अब बता, जिसने सफेद रंग की शर्ट पहनी है वह एक का मित्र है। मैं ऐसे लिख देता हूं, जहां भी ए जाएगा उसके सामने सफेद शर्ट आएगी भाई, सफेद शर्ट। क्योंकि साहब बोला ए का मित्र जो भी है वो सफेद पहनेगा, तो ए के सामने ही रहेगा ना सफेद भी। जिसके पास 600 रुपए है वह डी का मित्र है। फिर क्या बोला, जो भी डी का मित्र रहेगा उसके पास कितने रुपए रहेंगे, 600 रुपए रहेंगे। क्लियर है। ओ के पास 500 रुपए है। देखो ओ तो यहां लिख रखा है ना, ओ के पास कितना रुपए है, 500 रुपया है। जिसने नीली शर्ट पहनी है वह ए का मित्र है और उसके पास 300 रुपए है। देखो जो भी ए का मित्र रहेगा, यहां लिख दूं, जो भी ए का मित्र रहेगा उसने नीले रंग की शर्ट पहनी है। कौन सी, नीली। और पैसे कितने उनके पास, 300 रुपए। एन डी का मित्र नहीं है। एन किसका मित्र नहीं है, डी का। यहां डी नहीं आएगा क्योंकि बटुए में 400 रुपए है। क्योंकि बटुए में कितने रुपए हैं, 400 रुपए हैं। पी ने पीले रंग की शर्ट पहनी है। पी के पास कलर कौन सा आ गया, पीला। ये पी ने पीला रंग का शर्ट पहन लिया।
एम और एफ मित्र है। बताओ इस एम का मित्र कौन हो गया? एफ। एम और एफ क्या है? मित्र है। डी का मित्र लाल रंग की शर्ट पहना है। देखो डी का जो भी मित्र था वो कौन सी रंग की शर्ट पहनेगा? लाल रंग की शर्ट पहनेगा। देखो यही बोला ना, डी का मित्र लाल रंग की शर्ट अच्छा नहीं पहनता है, ऐसे बोला है। डी जहां भी जाएगा वहां कौन सा कलर नहीं आएगा? लाल कलर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। जो बी का मित्र है उसने काली शर्ट पहनी है। देखो बी का मित्र कौन सा कलर पहन रखा है भाई? काला रंग पहन रखा है। ए का मित्र 500 रुपए नहीं रखता। देखो ए का मित्र ये था, ये कितने रुपए नहीं रखता? 500। क्रॉस किया मैंने, देखो यहाँ 500 नहीं आएगा, यहाँ लाल नहीं आएगा, बाकी तो ये आएंगे। एम के पास 900 रुपए नहीं है। एम के पास जो भी रुपया रहेगा वो 900 नहीं रहेगा। ये मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया। ऐसे लिखा करो चीजों को। देखो यहां बना तो ये, जो बन रहा था उनको उधर लिख दिया, जो नहीं बना मैंने इनको यहां लिख दिया। और एक चीज बताता हूं, यदि किसी के कोई क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आए तो आपके पास तो रिकॉर्डिंग है, ये वापस पीछे करके फिर से धीरे धीरे चला के उसको समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। बाकी अभी तक मैंने कुछ नहीं समझा है, केवल क्वेश्चन को इधर लिखा है। अब इसको देखो अपन बनाते हैं। चलो बना लो इसको। देखो क्या क्या दे रखा है, इसको उठा लो ना। देखो ई जहां भी आएगा वहां नीला रंग आएगा, वहां 300 रुपए भी आएगा। तो तीनों जगह खाली चाहिए, और तीनों जगह खाली बताओ यही है, क्योंकि यहाँ 400 आ गया, यहाँ नीला रंग नहीं आ सकता, यहाँ 500 आ गया, यहाँ हरा आ गया, यहाँ ई नहीं आ सकता। तो बताओ ये जो तीनों आएंगे, ये तीनों के लिए तो यही तीन जगह खाली रह गई क्या? ई आ गया, नीला रंग आ गया और 300 रुपए आ गया। बताओ और तो कोई सी भी जगह तीनों खाली नहीं है ना, हर लाइन में कुछ ना कुछ आ ही गया ना, इसलिए और तो कहीं आ नहीं सकता था हमारे पास। देखो क्या बताया, ए के पास कौन सा कलर रहेगा? मतलब ए का जो भी दोस्त है वो सफेद कलर रहेगा और वो 500 रुपए नहीं है। चलो बताओ ए का दोस्त, बताओ यहां ए नहीं आ सकता तो यहां से कैंसल है ये लाइन। बताओ सफेद रंग रहेगा तो यहां हरा आ गया, ये कैंसल है। ए यहां भी नहीं आ सकता, ए सफेद, क्योंकि यहां पर 500 रुपए आ गया, जबकि इसने मना किया है 500 नहीं होना चाहिए। यहां पीला रंग आ गया, सफेद आ नहीं सकता, तो मैं फिर सफेद और ए को यहां लिख दूं क्या? बताओ ये समझ में आया? ए सफेद यहां क्यों आया? क्योंकि देखो ये ऑलरेडी हो गया, यहां पीला है, यहां पर 500 आ गया, इसने मना किया था 500 नहीं होना चाहिए। यहां हरा आ गया तो सफेद नहीं आ सकता, यहां ए नहीं आ सकता क्योंकि एफ आ गया, इसलिए यहां मैंने लिख दिया इनको। अब हमें देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बताया कि डी का जो भी दोस्त रहेगा वो लाल कलर का नहीं रहेगा, और बी का जो दोस्त है उसके पास काला कलर है। ठीक है, देखो अब ये बन जाएगा, बी के दोस्त के पास कलर कौन सा रहेगा? काला। अब बताओ काला यहां तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि यहां तो एफ है दोस्त, यहां तो दोस्त कौन है? एफ। भाई कलर के लिए दो ही जगह खाली है, या तो काला यहां लिखना पड़े, यहां काला लिखूंगा तो बताओ यहां तो दोस्त कौन है? एफ, जबकि एफ यहां क्या आएगा? काला जहां भी आएगा वहां बी, तो फिर तो मैं काले को यही लिख सकता हूं ताकि मेरा यहां पर कौन आ जाए? बी आ जाए। अब एक कलर बचा हुआ हमारे पास, कौन सा? लाल कलर बच गया क्या? तो यहां कलर कर दो लाल कलर, क्या करो यहां पर? लाल कलर कर दीजिए भाई। ठीक है, क्लियर? अब अपन इनको बनाते हैं। देखो दोस्तों को पूरा कर लो। क्या पूरा करोगे? डी यहां नहीं आएगा ना, तो डी को यहां कर दो ना, डी को यहां पहुंचा दो, और अब कौन बाकी रह गया? ए बी सी बाकी रह गया, यहां सी को पहुंचा दो। क्लियर हो गया ये? अब रही बात पैसों की, तो क्या कहा था? डी जहां भी रहेगा वहां 600 रुपए आएंगे। डी जहां भी रहेगा वहां रुपया कितना रहेगा? 600। और बताओ यहां 900 नहीं रहेगा, तो 900 को मैं यहां लिख दूंगा। अब रकम कौन सी बच गई? 800, तो इस 800 को यहां लिख दो। ये देखो मैंने धीरे धीरे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया पजल का आप लोगों को। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे। हमें क्वेश्चन में तो क्या पूछ रहा है कि एम के वॉलेट में इनमें से कौन सी रकम है? देखो ना, एम के पास रकम कौन सी थी? 800 है। एम के पास रकम कितनी है? 800। बता रखा है सी के दोस्त ने इनमें से कौन से रंग की शर्ट पहनी है। देखो सी का दोस्त है एन, मतलब हरे रंग की पहनी है। कौन सा रंग है? हरा। अगला क्वेश्चन क्या बता रहेगा? काले रंग की शर्ट किसने पहनी है? बताओ काला रंग किसके पास? आप देखो काला रंग था यहां पर ओ के पास था। किसके पास था? ओ के पास। देखो काला रंग ओ के पास था, यहां पर ओ तो आया ही नहीं। इनमें से काला रंग किसके पास था? भाई काला रंग तो ओ के पास था। एक बार और चेक कर लेना, क्या काला रंग ओ बी के पास है? यहां पर इसने गड़बड़ करी है ऑप्शन के अंदर।
ऐसे ही इसको चेक कर लेना, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही मैच होगा। एम एफ क्या 600 आएगा, क्या एम एफ 600 आएगा, ये चेक करना है। क्या एन ग्रीन 800 आएगा, या फिर आपको चेक करना है आर नीला 300 आएगा। देखो ये आ गया, आर नीला 300 आ गया। कैसे आया, देखो ये रहा आर नीला 300, ये देखो आर नीला और 300 आ गया, आर नीला 300 आ गया। ये हमारा बन गया कंप्लीट। बी का दोस्त कौन सा था, बताओ बी का दोस्त कौन सा था। बी का दोस्त था ओ, ये देखो बी का दोस्त कौन है, ओ है। बी का दोस्त कौन है, ओ। तो यहाँ पर क्या लगा दो, बी के दोस्त के पास ओ लगा दो। वो उस एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है, उसको सही कर लो। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से अब इसको बनाते हैं अपन इंग्लिश वाले। इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले ले, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दे दिया देखो इस क्वेश्चन ने, 8 कमरे हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 2 कतार में हैं, 4-4 प्रत्येक कतार में बने हुए हैं। एक कतार के कमरों का दरवाजा दूसरी में है। ठीक है, देखो क्या बोला क्वेश्चन में, ऐसे बोला कि एक लाइन और ये 2 लाइन, 1 2 3 4। बताओ ऐसे समझो आप, तो 8 व्यक्ति है, 4 इस लाइन में बिठाएंगे, 4 इसमें बिठाएंगे, और जो इसमें रहेंगे इनका फेस इधर रहेगा, इनका फेस इधर रहेगा, क्योंकि आमने सामने मुंह हो जाएगा। इससे मुंह कैसे हो जाएगा, आमने सामने मुंह हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब अपन इसको बनाते हैं। देखो क्या बताया, ये लाइन पढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कोई भी अक्षर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू में से ना ही एक साथ ना ही एक दूसरे के सामने है। ये लाइन कई लोगों को कंफ्यूज कर देती है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, इसको नहीं बता रहा, ऐसे समझा रहा हूँ। ऐसे कि जैसे मान लो गलती से यहाँ पर बी आ जाता, खैर बी इसमें नहीं है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये बात समझने की कोशिश करना। बताओ बी से पहला लेटर क्या आएगा, ए, और बी के बाद वाला लेटर क्या होगा, सी। तो बी का जो अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है ना, क्रम बताओ कौन कौन सा होगा, बी से पहला और बी से अगला लेटर। तो ये ऐसे कहने चाह रही थी ये लाइन कि यदि यहां पर बी होगा ना, तो जो ए और सी है ना, ए और सी ना तो इसके पड़ोस में आ सकते। अब ये ए और सी यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, और ना ही उसके सामने जा सकते इनमें से। ये कह रहा है, कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि कोई भी अक्षर किसी भी एक जगह आ गया ना, तो उस अक्षर के आगे और पीछे वाला अक्षर ना तो उसके पड़ोस में रहेगा, ना ही उसके सामने जाएगा। ये कह रही है ये लाइन। बस इस लाइन का मतलब ये हो गया हमारे पास। बताए पी और क्यू दोनों अलग अलग लाइन में रहेंगे और अंतिम छोर पे रहेंगे। पी और क्यू या तो ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे, आमने सामने नहीं हो सकते, क्योंकि देखो ये तुरंत अगला अक्षर होता है इसलिए। और कहा ना अगला अक्षर ना पड़ोस में रहेगा ना सामने जाएगा, तो आमने सामने नहीं हो सकते। आर टी के तुरंत बाईं ओर और उसी लाइन में जिसमें पी है, तो देखो अभी तक ये भी नहीं आ सकता। ये आ जाएगा ना, यू कहा जाएगा क्यू के तुरंत बाईं ओर, यू कहा आएगा क्यू के तुरंत बाईं ओर। अब देखो पी और क्यू बताओ दोनों अलग अलग लाइन में जा रहे थे, दोनों कॉर्नर पे रहेंगे, लेकिन मैं यदि पी को यहां लिख दूं, मान लो सपोज करो, तो मुझे क्यू को यहां लिखना पड़ेगा। फिर तो क्यू के बाईं ओर कोई आ ही नहीं सकता, जबकि यहां पर बोल रहा है यू क्यू के बाएं आएगा, तो इसका मतलब पी वहां नहीं जा सकता। तो फिर आप लोग एक काम करो, मैं पी को यहां लिखूं तो बताओ यहां पर क्यू आ जाएगा ना, और क्यू के बाईं ओर कौन आ जाएगा, यू। क्यू के बाईं ओर कौन आ जाएगा, यू। अब कई लोगों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि मैं इन दोनों को ऐसा ही क्यों लिखूं, मैं क्यू को यहां पर करके पी को यहां भी तो कर सकता था। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से आंसर सेम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं बताया है कौन सा व्यक्ति किधर मुंह कर रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे यहां पर क्यू को लिखोगे तो यू को इधर लिख देना, सही बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो अब क्यू का मुंह इधर हो गया ना भाई, यदि इस लाइन में बिठाओगे तो इनका तो मुंह इधर रहेगा ना, तो बताओ इनका मुंह इधर रहेगा तो इनका लेफ्ट इधर आएगा, तो लेफ्ट में कौन आएगा, यू। इसका ऐसे बनेगा क्वेश्चन। अब आगे पढ़ो, देखो एक लाइन छोड़ी थी अभी कि आर है ना, आर टी के इमीडिएट लेफ्ट में रहेगा, लेकिन उस लाइन में जिसमें पी है। अब बताओ पी तो इसको बनाऊं तो यहां पर है, आर कहां रहेगा, टी के लेफ्ट में। बताओ इनका फेस साउथ में है ना, मैं टी को यहां लिख नहीं सकता क्योंकि राइट फिर लेफ्ट साइड में आर नहीं आएगा। अब मैं टी को यहां भी नहीं लिख सकता क्योंकि वो देखो यू से तुरंत पहला अक्षर होता है, आगे पीछे के अक्षर सामने और पड़ोस में नहीं आएंगे ना। तो फिर बताओ टी के लिए यही जगह बची, और इसके लेफ्ट में कौन आ गया, आर।
इसके लेफ्ट में कौन आ गया, आर आ गया। क्लियर। ऐसे इसमें लिखोगे तो टी के लेफ्ट में आर आएगा ना, तो यहां पर टी आ जाएगा और लेफ्ट में कौन आ गया, आर। क्योंकि देखो टी यू के सामने आ नहीं सकता, यहां लिखोगे तो आर के लिए जगह नहीं बचेगी। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब देखो कौन कौन बाकी रह गया, आर, आर तो आ गया, क्या बाकी है, एक तो एस बाकी है, एक टी बाकी है, एक यू बाकी है। चलो अब अपन लिखते हैं। देखो लाइनें तो पूरी हो गई, अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। एस देखो बताओ आर का पड़ोसी नहीं हो सकता, क्योंकि आर से अगला ही लेटर होता है, इसलिए एस की जगह ये कैंसिल। एस टी के सामने भी नहीं आ सकता, क्योंकि टी से तुरंत पहला अक्षर ही होता है, तो फिर एस की जगह पी के सामने, इसमें भी एस की जगह पी के सामने। अब उठाओ किसको, टी तो आ गया, क्या टी तो आ गया, यू भी आ गया, तो फिर कौन कौन बाकी है, वी और डब्ल्यू बाकी है क्या। चलो वी को उठा लो, वी को उठाओ। वी बताओ यू का पड़ोसी नहीं हो सकता, क्योंकि यू से अगला ही लेटर होता है, इसमें भी यू का पड़ोसी नहीं होगा। अब कौन बच गया, डब्ल्यू। ये लो बताओ, दोनों ही बन गए ना। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देखते हैं ना, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। तो किसी ने यदि ये बनाया होगा तो उसका भी सही है, किसी ने यदि ये बनाया होगा तो उसका भी सही है भाई। जैसे बताया पी के सामने कौन सा कमरा है, बताओ पी के सामने कौन है, एस। ये देखो पी के सामने कौन सा कमरा गया, एस गया, एस आंसर लगा दो। बताया एस के विकर्ण के रूप में कौन सा कमरा गया, बताओ एस का विकर्ण वी के पास बनेगा, देखो एस का विकर्ण वी के पास बनेगा, वी आंसर आ जाएगा। बोला में कुछ नहीं बोला में, दो ही क्वेश्चन थे उसके, अब तो क्वेश्चन ही नया आ गया। ये तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ब्लड रिलेशन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो क्या कर रखा है और पढ़ाई किया करो। कलाम आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है, बस आप लोगों को खुद के लिए थोड़ा सा कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, निकाल लोगे एग्जाम। और मैंने क्या कहा था, 4 से 5 बजे क्लास होगी आप लोगों की, डेली होती है कलाम एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। 4 से 5 बजे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, जिसमें कंप्लीट रीजनिंग का रिवाइज कराता हूँ डेली 1 घंटे के अंदर। 20-25 क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत अच्छे अच्छे। क्या बोला, आर के सम्मुख कौन सा मुंह, अरे ये कहां से कहां जोड़ दिया। देखो ये क्वेश्चन ये है 43, आर के सामने कौन सा मुंह है, बताओ आर के सामने, आर के सामने कौन है, यू है। कहीं भी चेक कर लो, आर के सामने क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ गया, तो इसमें यू आंसर आ गया। यहां से था वो, ये गलती से उधर भी जुड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये ब्लड वाला बना दो। देखो यहां पर क्या दे रखा, बराबर। बराबर का क्या मतलब है, बराबर का मतलब है ए बी का पिता। ये देखो बराबर का क्या मतलब था, ए बी का पिता। तो बताओ ये पिता होगा किसका, बी का। तो बताओ ए कौन है, पी। पी पिता हो गया किसका, बी का। ये पी, ये पिता है किसका, बी का। बताओ ये डायग्राम बनेगा, पी पिता बी का। फिर देखो अब ये ए और बी है। अब आप लोग साइन देखो क्या, हैशटैग। हैशटैग का अर्थ क्या है, ए बी की बहन। बताओ यहां ए बहन है बी की, तो ये बी बहन बनेगी क्या, डी की। तो ये बी बहन बनेगी किसकी, डी की। ये डायग्राम बन गया। अब इस बार ये ए और बी हो गया एक तरीके से। प्लस का अर्थ क्या था, ए बी की माँ। तो बताओ ए माँ है बी की, तो डी माँ बनेगी क्या, एफ की। ये डी माँ बनेगी किसकी, एफ की। ये लो, ये मैंने डायग्राम बना दिया। मैंने जहां जहां माइनस लगाया वो महिलाएं हैं, जहां प्लस लगाया वो पुरुष है। बोला पी डी से किस प्रकार संबंधित है। हमेशा ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के पास से मिले उसके बारे में नहीं बताना, यहाँ डी का नहीं बनाना, आपको पी के बारे में बताना है, पी के बारे में। डी से तो चलना है। बताओ डी का तो पिता हो गया क्या, ये भाई इन दोनों का पिता हो गया ना। तो पी है ना, पी इस डी का पिता बनेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्या आंसर आ गया, ए ऑप्शन। देखो एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर दो फटाफट से। क्या बताया, हैशटैग। हैशटैग का अर्थ क्या था, देखो हैशटैग इधर रह गया क्या। हैशटैग का अर्थ है ए बी की बहन। तो बताओ यहां पर ए बी की बहन है, तो डी बहन हो गई क्या, ए की। डी बहन हो गई किसकी, ए की। फिर क्या आया, स्टार। स्टार का अर्थ क्या था, बताओ। स्टार का अर्थ है ए बी का भाई। बताओ स्टार का अर्थ क्या था, ए बी का भाई। तो ए भाई है किसका, सी का। ए को भाई बना दो किसका, सी का। अब बराबर आया, चलो बराबर के बारे में पढ़ो ए बी का पिता, ए पिता बी का। तो यहां पर देखो सी पिता एफ का। ये सी पिता हो गया किसका, एफ का। ये डायग्राम हो गया। बोला एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। मैंने कहा ना इसके बारे में नहीं बताना, किसके बारे में, एफ के बारे। जहां पे से आए उसके बारे में बताना ही नहीं होता, जहां पे का मिले उसके बारे में बताना होता है।
एफ के बारे में बताना है। अब एफ कहां पर है, ये रहा। किससे पूछा, ए से। बताओ ए का भाई है। अब ये भाई का बेटा भी हो सकता है और भाई की बेटी भी हो सकती है। तो बेटा किसको बोलेंगे, नेफ्यू को, यदि भाई का बेटा होगा तो। और बेटी होगी तो क्या बोलना पड़ेगा, नीस। तो बताओ ये आ गया ना कि या तो ए आंसर होगा या बी आंसर होगा। आंसर क्या आएगा, या तो ए या बी। ये डायग्राम आ गया। ये हमारे आज का देखो, इस आपका माइनर टेस्ट 3 का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के सामने आ गया है। ठीक है, थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग टेस्ट देते रहिए, बढ़िया तरीके से मस्त तैयारी करो, पढ़ो, दिल खोल के पढ़ो। मैं ऐसे नहीं कह रहा पढ़ो ही पढ़ो, आराम से घूमो फिरो भी, पर सबसे पहले पढ़ाई करो। पढ़ाई अपनी पूरी करो, वो अपनी जगह है, फिर घूमना फिरना भी अपनी जगह है। घूमो फिरो भी, मस्त एंजॉय भी करो, पर पढ़ाई भी बहुत सारी करो। ओके, मिलते हैं लाइव 4 बजे मंडे टू सैटरडे कलाम एसएससी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू भाई। हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनर टेस्ट 3 में जो आपकी जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर क्वेश्चन आए थे, उसका यहाँ पर मैं पूरा आपको सॉल्यूशन डिस्कस करने वाली हूँ। 46 नंबर का जो आपका क्वेश्चन था, ये था आर्टिकल 21 गारंटीज द राइट टू लाइफ and personal liberty, which of the following is correctly included under this article by judicial interpretation। अनुच्छेद 21 नंबर का जो एक आर्टिकल है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। न्यायिक व्याख्या के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद इस आर्टिकल के तहत सही ढंग से शामिल है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट या ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल 21 जो आपको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जीने का हक, जीने का अधिकार, हर एक पर्सन को जो भी इस पृथ्वी में जन्म लिया है सभी को जीने का हक है। अभी आप लोग ने देखा होगा एक करेंटली न्यूज़ में स्ट्रीट डॉग वाला न्यूज़ चल रहा था। इस स्ट्रीट डॉग वाले न्यूज़ में देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया था कि जितने भी दिल्ली के कुत्ते हैं उनको पकड़ करके एक बाहर, शहर से बाहर हम उनको अलग एक एरिया प्रोवाइड कर देते हैं। बट क्या ये एथिकली सही है? इस अर्थ में रहने वाले हर एक जीव को समान हक है, आपको भी हमको भी। उन छोटे जीव को वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम कहीं पर भी रख दें। और हम बोल सकते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें। हम हायर ऑर्गेनिज्म में, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करेंगे जो भी मन में आए। तो राइट टू लाइफ सभी का है। राइट टू लाइफ में बेसिकली हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर संविधान में बात करेंगे तो संविधान में आपका एक ही चीज़ लिखा गया था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, बहुत सारे जो जजमेंट आते हैं उसमें इन्होंने इसको फर्दर डिफाइन किया और आर्टिकल 21 सबसे ज़्यादा एक्सपैंड कर गया है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की वजह से। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी, एक आपने देखा होगा जब आप लोग चैटिंग करते हो व्हाट्सएप में तो वहाँ पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि हमारा ये अधिकार है, हमारा प्राइवेसी हमारा जीने के अंदर एक इंटीग्रल अधिकार है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे राइट टू लाइफ है वैसे ही राइट टू प्राइवेसी भी इसका अभिन्न अंग है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, हर एक पर्सन को शिक्षित होने का अधिकार है। अच्छा पानी, अच्छा फूड, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, सब कुछ इसी के अंदर आता है। राइट टू फूड भी हमारे राइट टू लाइफ के अंदर है। अगर आपको भोजन ना दिया जाए, आपको पानी ना दिया जाए तो आप जी पाओगे? आपको सिर्फ दे दिया जाएगा राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 दे दिया गया है। लेकिन आपसे आपको क्लीन एयर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको क्लीन वाटर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो क्या आप जी पाओगे? आप नहीं जी पाओगे। तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी इसके अंदर आता है। तो ऑल ऑफ द अबव ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के अधीन और भी इसके अंदर बहुत सारे हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू हाइजीनिक एनवायरनमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुच्छेद 25 राज्य को इन चीज़ों को रेगुलेट करने की इजाज़त देता है। अलाउज द स्टेट टू रेगुलेट सेक्युलर एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, धार्मिक रीति रिवाजों के सेक्युलर पहलू को, कोर बिलीफ ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों की मुख्य मान्यताएं को, पर्सनल फेट ऑफ इंडिविजुअल, लोगों की निजी आस्था को, नन ऑफ द अबव, ऊपर दिए गए कोई भी तथ्य नहीं। अब यहाँ पर आप देखिएगा आर्टिकल 25 की जब हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 25 आपका क्या बताता है? हर एक पर्सन को अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है कि वो किसी भी धर्म का पालन करना चाहते हैं, पालन कर सकते हैं। अगर वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करना चाहते तो ये भी उनका अधिकार है।
वो हिंदू हैं, मुस्लिम में कन्वर्ट होना चाहते हैं, उनको कोई चीज़ें क्रिश्चियन की पसंद है, हिंदू हैं वो दिसंबर में क्रिसमस मनाना चाहते हैं, मना सकते हैं। तो सभी लोगों को अधिकार है, वो किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 25 बिल्कुल एक्चुअली में यहाँ पर फ्रीडम देता है, यहाँ पर रेगुलेशन है, आप जो है स्टेट जो है रेगुलेट करता है, लेकिन किस किस कंडीशन में, मोरालिटी के कंडीशन में, लॉ एंड ऑर्डर के कंडीशन में, सोशल ऑर्डर एंड कंडीशन में, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, मोरालिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, इस केस में ये कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पर लगेगा कि हमारा जो मानना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेसिव इनटेक ऑफ बीफ, अगर आप लोग ने देखा होगा हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग नवरात्रि में हम जो है बकरे का बलिदान करते थे। तो अगर बकरा एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, विलुप्त होने की कगार में आ जाएगा, तो हम उस मान्यता पे रोक लगा सकते हैं। भले ही हिंदू मान्यता के लोग ऐसा बोलेंगे कि बरसों से एक प्रथा चली आ रही है और हम इसको करेंगे, पर उस एनिमल को देखते हुए, एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहा है, इसको देखते हुए हम उस पर रोक लगा सकते हैं। तो कोई लॉजिकल रीजन पे रोक लगाया जा सकता है। यहाँ पर सेक्युलर एस्पेक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी हम रेगुलेट नहीं कर सकते। कोर बिलीफ, रिलीजन, कोई भी सरकार कभी भी या संविधान के तहत कभी भी नहीं लिखा जा सकता कि हिंदुओं में ये सारी मान्यता है और ये सारी मान्यता संविधान के खिलाफ है। पर्सनल इन फेथ ऑफ इंडिविजुअल, इसमें किसी भी रेगुलेशन नहीं कर सकते, नन ऑफ द अबव, पूरा का पूरा इसमें किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं। रेगुलेशन के लिए अलग कैटेगरी दी गई है जिसमें मॉरलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल ऑर्डर आता है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 को नीचे दिए गए सभी आधारों पर रोका जा सकता है सिवाय आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन ऑल ऑफ द अबव ग्राउंड एक्सेप्ट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोशल मोरालिटी। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको बोलने का अधिकार है, आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार है, आपको राइट टू मूवमेंट है। आप दिल्ली जाना चाहते हो, आप कलकत्ता जाना चाहते हो, दिल्ली जाके बसना चाहते हो, कोई व्यापार करना चाहते हो, कोई संगठन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सब कुछ आपको अधिकार है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे पब्लिक ऑर्डर। अब यहाँ पर जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और किसी प्रकार का वहाँ पर हुड़दंग हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जंतर मंतर में, आप यहाँ से आपने जंतर मंतर में पार्टिसिपेट गए, कोई वहाँ पर किसी प्रकार का किसी मुद्दे के खिलाफ आप लोग वहाँ पर एक प्रकार का सरकार के खिलाफ आप वहाँ पर पीसफुली वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तो सरकार के खिलाफ आप वहाँ पर अपना एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने बिलीफ को, अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को हैम्पर किया, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को डैमेज किया, तो ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। अब लोग इतने ज़्यादा वायलेंट हो गए कि जंतर मंतर को ही तोड़ने लग गए, तो बिल्कुल आप किसी भी प्रकार का वहाँ पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उस पर रोक लगाया जा सकता है, आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक लगाया जा सकता है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जैसे आपने देखा था अभी बीच में नेपाल वाला इशू चल रहा था, बांग्लादेश वाला इशू चल रहा था। अगर यहाँ के कुछ लोग, यहाँ के मुस्लिम्स जाके बांग्लादेश में बोलते हैं हाँ वो सही कर रहे हैं, और यहाँ पर भी अनशन करने बैठ जाते, यहाँ पर भी हुड़दंग करते, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए उस तरीके की एक्टिविटी को रोका जा सकता था। सोशल मोरालिटी, सामाजिक नैतिकता, आपको बोलने का अधिकार है, आपको ड्रेसअप करने का अधिकार है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा कपड़ा पहन करके मंदिर चले जाते हो जो कि एथिकली सही नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब आप अपने बॉडी को, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, अपने बॉडी को कवर करने के लिए, ताकि सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में यही एक्सेप्टेबल है। आप बीच में अलग तरीके के बीचेस में, अगर हम लोग घूमने जा रहे हैं, रोमानिया के बीचेस में जा रहे हैं, इटली के बीच में जा रहे हैं, वहाँ पर का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, लेकिन इंडिया के बीचेस में जा रहे हो, पुरी के बीच में जा रहे हो, वहाँ का ड्रेसअप अलग होता है। तो सामाजिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए रोका जा सकता है, आपके ड्रेसिंग सेंस पे कंट्रोल लगाई जा सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा अधिकार है, मैं कपड़ा पहनूं या नग्न अवस्था में रहूं, ये पूरा मेरा अधिकार है। सोशल मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए रोक लगाई जा सकती है। फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट यहाँ पर नहीं आता है। शोषण के खिलाफ अधिकार, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 किस पे प्रोहिबिशन लगाता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर,
चाइल्ड लेबर अंडर 14 ईयर्स, बॉन्डेड लेबर, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर जब 23 की बात करेंगे तो उसमें लिखा गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव की खरीद और बिक्री। मानव की खरीद और बिक्री की अगर हम लोग बात करेंगे, आप लोग ने मर्दानी 2 मूवी देखी होगी। मर्दानी 2 मूवी में क्या था, तो वहाँ पर लड़कियों को यहाँ से किडनैप करके आसपास के पड़ोसी देशों में बेच दिया जाता था गलत कर्मों के लिए, गलत कामों के लिए। तो इस तरीके का खरीदन बिक्री पे रोक है। फोर्स लेबर, स्लेवरी, जैसे पहले क्या होता था, जो राजा लोग जब जिसके साथ युद्ध करते थे, जो युद्ध हार जाता था उसके यहाँ के लोगों को, महिलाओं को और बच्चों को पकड़ के ले आते थे, उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाते थे, जबरदस्ती काम करवाते थे, बदले में पैसा भी नहीं देते थे। तो फोर्स लेबर आप रोक लगा दिया गया, आप किसी से काम करवा रहे हो तो उसको आपको पे करना पड़ेगा। फिर आपका चाइल्ड लेबर अंडर 14 ईयर, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में आप काम में नहीं रख सकते। तो आर्टिकल 23 और 24 ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। कौन सा फंडामेंटल राइट या पक्का करता है किसी भी नागरिक को कानून के समान बराबरी से मना नहीं किया जा सकता? विच फंडामेंटल राइट एंश्योर्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड इक्वालिटी बिफोर लॉ? तो आपका जो है आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ से संबंधित है। चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, आपको लॉ के विधि के समक्ष आप समान हो। चाहे एक टाटा बिरला का बेटा ने किसी के ऊपर गाड़ी चला दी और एक गरीब व्यक्ति ने किसी के ऊपर गाड़ी चला दी, दोनों के लिए समान लॉ है। ऐसा नहीं है इसके लिए अलग लॉ और इसके लिए अलग नियम है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 बताता है कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, फिर आप बात कर लो पार्क, या फिर आप देख लो सिनेमा हॉल या क्लब देख लो या फिर मॉल देख लो, वहाँ पर नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि किसी भी जाति के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, आप इस तरीके से ड्रेसअप किए हो तभी प्रवेश कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा गया है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 बताता है बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे जितना भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो एग्जाम्स लिए जाते हैं, व्यावसायिक ऑफिसर, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यूपीएससी का एग्जाम, आरएएस का एग्जाम, या फिर आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो ईएमआरएस का एग्जाम, तो किसी भी एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा जब आप लोग फॉर्म फिल करते हो कि आप इसी ही जाति के हो तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इस पर्टिकुलर वर्ग के हो तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इस पर्टिकुलर जेंडर के हो तभी फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो जितना भी सरकारी व्यवसाय है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओपन टू ऑल है, किसी भी आपको धर्म जाति के बेस में रेस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, जैसे आप साउथ के मंदिर में आप चले जाओगे या पुरी के मंदिर में चले जाओ, तो बरसों से पुरी के मंदिर में वहाँ के जो महंत हैं या वहाँ के जो प्रीस्ट हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन दिया गया है क्योंकि ऐसा मानना है कि बरसों से उन्हीं के फैमिली के लोग ही वहाँ पर प्रीस्ट हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है वहाँ का रिचुअल्स, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है वहाँ का मंत्र। तो ये एक्सेप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं उसको फॉलो करना। आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत पर रोक की बात की गई है। हम किसी प्रकार से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जो भी हमारे घर का टॉयलेट क्लीन करते हैं या हमारे घर के नाली क्लीन करते हैं या हमारे घर में कचरा उठाने आते हैं, उनको हम इस तरीके से नहीं बोल सकते कि आप हमको टच मत करिए, या पब्लिकली इस तरीके को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पर आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एंड फंडामेंटल राइट बन गया, कब बना? राइट टू एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट थ्रू, कब ये फंडामेंटल राइट बना था? तो 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर ये फंडामेंटल राइट बना था। शिक्षा के अधिकार, ये एक न्यू आर्टिकल ऐड किया था 21 ए, आर्टिकल नंबर 21 ए ऐड किया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो 6, इसमें बात लिखी गई है 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किया जाएगा और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया, यहाँ पर बात की गई है। और इसी के अधीन 86 अमेंडमेंट के अधीन फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी भी 11वां ड्यूटी ऐड किया गया था, वो गार्जियन के लिए, पेरेंट्स के लिए,
कि पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि उन लोग क्या करेंगे, अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजेंगे। इसके पहले किसके अंदर था, तो आर्टिकल नंबर 45 के अधीन था। अब आर्टिकल नंबर 45 से इसको आर्टिकल नंबर 21A में हमने क्यों शिफ्ट किया, इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि आर्टिकल नंबर 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अधीन आता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन एनफोर्सिएबल है, गैर बाध्यकारी है। ये गैर बाध्यकारी है, नॉन एनफोर्सिएबल है। तो नॉन एनफोर्सिएबल नेचर की होने की वजह से अगर ये पालन नहीं किया जा रहा था तो हम यहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए इसको 21A के अधीन लाया गया। 21A क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये एनफोर्सिएबल है। अगर अब आपका कोई भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फंडामेंटल राइट भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिलता है। यहाँ पर दो ऑप्शन एक्चुअली में सही है, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसको नन ऑफ द अबव, आपके उसमें नन ऑफ द अबव ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, नन ऑफ द अबव। पीपीटी में थोड़ा सा गलती है, आपके ऑप्शन में नन ऑफ द अबव दिख रहा होगा। तो आपका जो आर्टिकल 14 है सभी को मिला हुआ है, जो सिटीजन है, नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन मतलब जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, सिटीजन मतलब भारत की नागरिकता जिसके पास है। तो राइट टू इक्वालिटी, सभी लोग समान है, विधि के समान है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी भारत में आता है बाहर का व्यक्ति, कोई भी फॉरेन सिटीजन आता है, उनको भी अपना धर्म पालन करने का समान हक है। ऐसा नहीं है कि आप भारत आ रहे हो तो भारत के रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा आपको, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। अगर हम बात करेंगे कौन कौन सा केवल और केवल सिटीजन को मिला हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 15 सिटीजन के लिए, 16 सिटीजन के लिए, 19 सिटीजन के लिए, 29 सिटीजन के लिए, 30 सिटीजन के लिए, ये केवल और केवल सिटीजन को मिला हुआ है, भारत के नागरिक को। आर्टिकल 21 के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है। इट गारंटीज ओनली फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, इट इंक्लूड्स राइट टू लिवलीहुड, प्राइवेसी, हेल्थ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी, बोथ बी एंड सी। अब आर्टिकल 21 इट गारंटीज ओनली फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट इंक्लूड राइट टू लिवलीहुड, इट कैन नॉट बी, हाँ ये तो सही बात है कि आपका आर्टिकल 21 एमरजेंसी के टाइम पे भी इस पे रोक नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, 20 और 21, इन दोनों पे किसी भी कंडीशन में, आर्टिकल आपका 359 में लिखा गया है कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 पे रोक नहीं लगाई जा सकती आपातकालीन की स्थिति में भी। सी स्टेटमेंट सही है। राइट टू लिवलीहुड मतलब रोजी रोटी, आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर 41 में लिखा गया है, जिनके पास कामकाज नहीं है, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उनको कामकाज भी दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था दी जाएगी। स्पेशल कैटेगरी ऑफ उनके लिए, जैसे कोई बूढ़े हैं या कोई वृद्ध है या फिर कोई असहाय महिला है, कोई विकलांग है, उनके लिए लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये सब कुछ आर्टिकल 21 में दिया गया है, तो बी एंड सी आंसर होगा आपका। आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट को इनसे रोका जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है, तो ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो फंडामेंटल राइट पे क्या हम फंडामेंटल राइट पे संशोधन कर सकते हैं, तो फंडामेंटल राइट पे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर किए बिना। तो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता? बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग इंसान से उसकी आत्मा को निकालना, तो यहाँ पर हम आर्टिकल 19 का जो सेंस है, जिस उद्देश्य से, जिस इंटेंशन से आर्टिकल 19 को लाया गया था, उस उद्देश्य को हमें नहीं छीनना है बेसिकली, तो यहाँ पर संशोधन हम लोग कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन ऑटोमेटिकली ये सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल नंबर 358 में लिखा गया है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति लगेगी आर्टिकल नंबर 352 के तहत, तो वैसे ही यहाँ पर आर्टिकल नंबर 358 के तहत आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ऑर्डिनरी लॉ के तहत हम इसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, तो आंसर होगा डी। कौन सा आर्टिकल छुआछूत को खत्म करता है और किसी भी रूप में इसके पालन पर रोक लगाता है? विच आर्टिकल एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म? आर्टिकल 15 आपका किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे उस पे
आप किसी पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी पर भी अवरोध नहीं लगा सकते। आर्टिकल 17 आपका दिया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधि को पूर्ण रूप से खत्म करने की बात की गई है। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी सरकारी व्यवसाय है वहाँ पर किसी प्रकार का हम टैग नहीं लगा सकते कि इस पर्टिकुलर जाति के लोग ही एग्जाम दे सकते हैं, इसी पर्टिकुलर धर्म के लोग ही एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया अनटचेबिलिटी, तो आर्टिकल 17 होगा। आर्टिकल 19 आपका दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 2024 में एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? ध्रुव सितवाला, ये ध्रुव है, यहाँ पर पीपीटी में गलत है, आपके ऑप्शन में सही लिखा होगा, ध्रुव सितवाला ने जीती है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर कोई नहीं? मनु भाकर वोन विच मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024? तो यहाँ पर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज पदक जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते? विच कंट्री वोन मैक्सिमम मेडल है 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? चाइना ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं यहाँ पर। किस देश ने 2024 थॉमस कप का टाइटल जीता? इंडिया, चीन, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया? विच कंट्री वोन द 2024 थॉमस कप टाइटल? तो थॉमस कप, उबर कप चाइना ने जीता है। किस देश ने 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश? ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हुए थे, इंडिया ने जीता है। किस टीम ने नेशनल खो खो चैंपियन 2023-24 जीता है? महाराष्ट्र, इंडियन रेलवे टीम, सर्विस या फिर हरियाणा? तो नेशनल खो खो चैंपियन महाराष्ट्र ने जीता है। किस टीम ने 2024 वुमेन्स प्रीमियर लीग का टाइटल जीता? आरसीबी, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियन या फिर आरआर राजस्थान रॉयल? आरसीबी ने जीता है। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 होस्ट किया है? विच स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम 2024? मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर गोवा? किसने जीता है? तो यहाँ तमिलनाडु ने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में सबसे ज्यादा मेडल जीता? विच यूनिवर्सिटी वोन मैक्सिमम मेडल एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024? जैन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर नन ऑफ द अबव? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है यहाँ पर 2024 में। विच कंट्री वोन 2024 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल? इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान? किस देश ने 2024 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए यहाँ पर ये हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम ऑन एसएससी कलाम, आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम करने वाले हैं वो है टेस्ट सीरीज का माइनर टेस्ट जो हमारा 3 था उसका एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो भी हमारे 10 क्वेश्चन थे उन 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आंसर देखेंगे कि कैसे कैसे उसके आंसर्स हमने लिए हैं और क्वेश्चंस कैसे लिए हैं, पेपर का पैटर्न कैसा रहा है हमारा। लेवल ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही इंसिस्टेड ब्लैंक गोइंग टू द पार्टी डिस्पाइट हिज इलनेस। आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है। तो हमारे क्या होता है कि जब भी हम माइनर टेस्ट रखते हैं तो उसमें पैटर्न चेंज करते हैं हर बार के लिए। तो पहले हमारा प्रीपोजिशन का सेंटेंस आया अपने सामने, एरर देखना है कि कौन सी प्रीपोजिशंस एरर्स की हैं और बाकी इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आप प्रश्न पढ़िए, ही इंसिस्टेड ब्लैंक गोइंग टू द पार्टी आपके सामने लिखा हुआ है और आप सभी को पता है इंसिस्ट के साथ में क्या लगता है, ऑन लगता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इंसिस्ट के साथ में लगेगा ऑन, ठीक है। इंसिस्ट ऑन प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज इंसिस्ट ऑन होता है, ये बात हमें देखनी है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है, द टीचर वाज प्लीज्ड ब्लैंक द परफॉर्मेंस ऑफ हर स्टूडेंट्स। टीचर क्या हुआ, प्लीज, खुश हुआ अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से। तो देखिए इसमें प्रीपोजिशन कौन सी आने वाली है, ध्यान दीजिए। हमेशा प्लीज के साथ में क्या लगता है,
प्लीज्ड विद लगता है, तो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आने वाली है? प्लीज्ड विद। तो विद ऑप्शन कहाँ है? द टीचर वॉज प्लीज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ये आंसर होने वाला है। इसके बाद में देखते हैं, ही विल अराइव्ड ब्लैंक द एयरपोर्ट एट 7 o'clock। और हम सभी को पता है छोटे स्थानों के या फिर किसी फिक्स स्थान की बात की जाए तो उसके आगे एट लगाया जाता है, तो आंसर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब देखिए आपके सामने चेंज पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? आपके सामने एक्टिव वॉइस है, द चिल्ड्रन विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, और आप सभी को पता है कि इसका चेंज कैसे होगा, तो हम पहले उठाते हैं द प्रोजेक्ट को, पहले लेते हैं। द प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, सब्जेक्ट बना लिया। आप सभी को पता है, क्या पता है कि हमारे सामने क्या रहने वाला है? विल अगर अपना टेंस आया है तो चेंज किस में होगा? विल बी में चेंज होगा। तो देखिए सिर्फ दो ही जगह आपको विल बी देखने को मिल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने आई है, बाय द चिल्ड्रन, बाय टुमारो, या टुमारो बाय द चिल्ड्रन। तो कौन सा आंसर सही रहने वाला है बताइए? द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड टुमारो, द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड टुमारो बाय द चिल्ड्रन, ठीक है, बाय द टुमारो। बाय द टुमारो तो कभी आ ही नहीं सकता, बाय द चिल्ड्रन टुमारो, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड टुमारो बाय द चिल्ड्रन। तो ऑप्शन 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। समवन हैज स्टोलन माई बाइक, तो माई बाइक को हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। इसके बाद में हैज़ देखते हैं किस में चेंज होता है? हैज़ हमेशा हैज़ बीन में चेंज होता है, हैज़ बीन आपके सामने यहाँ है, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म चल ही रही है, और बाय समवन आपके सामने यहाँ लगा हुआ है। अगर किसी भी सेंटेंस में बाय समवन नहीं होता तो बाय समवन नहीं होना ही ज़्यादा सटीक आंसर माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके सामने बाय समवन लगा दिया, तो हम आंसर ए को क्या मानेंगे? राइट ऑप्शन। ओके, चेंज करते हैं, दे हैड क्लीन द हॉल बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? द होल को क्या बनाया जाएगा? ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। हैड किस में चेंज होता है? हैड बीन में चेंज होता है, और तीन ऑप्शन में हैड बीन है। क्लीन्ड हमारी थर्ड फॉर्म में चल रही है, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म चल रही है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आने वाला है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, बाय देम, बाय देम लगा हुआ है। उसके बाद में देखिए आप, आपके सामने क्या लिखा हुआ है? द होल हैड बीन क्लीन्ड बाय देम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, तो बिफोर द गेस्ट अराइव्ड आपके सामने जो का तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बाय देम नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे बाय देम नहीं है तो ये गलत हो गया। द होल हैड बीन क्लीन्ड बाय देम बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखिए आर्टिकल्स के ऑप्शन आपके सामने आए हैं, और आर्टिकल्स में हमें देखना है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो क्या इसके आगे कोई आर्टिकल लगना चाहिए? जब यूनिवर्सली अगर हम बात करें, जब हम क्या करें? यूनिवर्सली बात करें, जनरल वे में बात करें, सामान्य तौर पे बात करें, तो कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो नो आर्टिकल, क्योंकि यू नो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बट नॉट एवरीवन फॉलोज इट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बट नो वन फॉलोज इट, तो ये क्या है? जनरल वे में बात की जा रही है, और जनरल वे में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ही इज ब्लैंक ओनली मैन आई नो हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ही इज क्या आगे क्या आएगा? ही इज द ओनली मैन, क्योंकि किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट किया जा रहा है, और किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करके ही इज द ओनली मैन। ये बात हमने क्लास जब पढ़ी थी, आर्टिकल्स जब प्रैक्टिस सेशन किए थे तब भी बात की थी कि किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, किसी चीज़ को एक पॉइंट आउट कर दिया जाए, तो उसको क्या कर देते हैं? आइडेंटिफाइड कर देते हैं, और द आर्टिकल लगाया जाता है। शी अडॉप्टेड ब्लैंक अनयूजुअल अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ क्या आएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अब अनयूजुअल है तो आपको पता है अन से स्टार्ट हो रहा है तो वोवल साउंड है, और वोवल साउंड है तो क्या आना चाहिए? एन ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। एन अनयूजुअल अप्रोच आपके सामने आएगा क्योंकि वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है शब्द। आई सा ब्लैंक वन आइड मैन ऑन द स्ट्रीट। आई सा, अब वन क्या है? ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि वन आ रहा है तो क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए ऑप्शन आना चाहिए।
सो दिस इज ऑल अबाउट माइनर टेस्ट 3 के जो 10 क्वेश्चंस थे आपके इंग्लिश के, उसका सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, जो माइनर टेस्ट 3 जो हमने किया है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द, कौन सा विकल्प इनमें से समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो विकल्प है अपने पास में नदीस, जलद, उदधि और अर्णव। कौन से विकल्प के अंदर समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर देखो जलद, जल, जल और द इसके अंदर प्रत्यय लग करके जल द, जल देने वाला किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है जलद। किसका है? बादल का। तो बी ऑप्शन जो है इसके अंदर राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन जलद किसका पर्यायवाची है? बादल शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अब्ज का अर्थ नहीं है शंख, बादल, कपूर और कमल। अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है, यानी कहने का मतलब है अब्ज शब्द जो है एक से अधिक शब्दों का पर्यायवाची है। और जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने ये बताया था कि एक शब्द के एक से अनेक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो एक से अधिक अर्थ होते हैं, इसका मतलब एक से अधिक शब्दों का पर्यायवाची शब्द हो सकता है एक शब्द। जैसे अब्ज शब्द है तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसका पर्यायवाची है? नहीं है। शंख का अब्ज है, बादल का भी है, कपूर का नहीं है। किसका? कपूर का पर्यायवाची नहीं है, कमल का भी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है अब्ज का पर्यायवाची, या फिर आप उसे शंख शब्द दे करके अब्ज का पर्यायवाची पूछ लिया जाए, बादल से देख करके और कमल से देख करके। तो इससे यह पता चलता है हमें कि एक शब्द एक से अधिक शब्दों का पर्यायवाची हो सकता है। इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कंज का पर्यायवाची नहीं है अर्क, अरविंद, पुंडरिक, नलिन। कंज शब्द जो है किसका मतलब इन विकल्प में कौन सा विकल्प है जिसका पर्यायवाची नहीं है? तो कंज शब्द जो है अर्क का पर्यायवाची नहीं है। अर्क किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। सूर्य, भास्कर, मार्तंड ये किसके हैं? अर्क के। जबकि अरविंद, पुंडरिक, नलिन किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। कमल, अम्बोज, पाथोज, अम्बुज ये सारे किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। तो इसके अंदर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। इन विकल्प को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है जंगम। जंगम को यहाँ पर देखो विकल्प यहाँ पर पूछा है तो सभी विकल्प यहाँ पर विलोम शब्द दे रखे हैं। तो यहाँ पर इनको सुमेलित करना है। जंगम का यहाँ पर होता है स्थावर, वाचाल का होता है मूक, सौम्य का हो जाएगा इसमें उग्र और वक्र का हो जाएगा ऋजु। क्या हो जाएगा? वक्र का ऋजु हो जाएगा विलोम शब्द। इस ऑप्शन में अब हम मिला लेते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर? ए के अंदर दो के अंदर क्या है? ए ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन हो गया। वाचाल बी के अंदर क्या है? यहाँ पर ए के अंदर है यहाँ पर 2, एक के अंदर हो गया यहाँ पर 2। बी ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। बी के अंदर है यहाँ पर मूक। वाचाल का क्या हो जाएगा? मूक हो जाएगा। तो यहाँ पर वाचाल का मूक सी और सौम्य का उग्र डी। सौम्य का उग्र डी 4 में हो जाएगा सी। 4 में सी इसमें है नहीं। अच्छा ये वाला ऑप्शन है सी ए वाला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। जंगम का स्थावर और वाचाल का मूक, सौम्य का उग्र, वक्र का ऋजु, इस तरीके से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ज्योति का विलोमार्थी शब्द है। ज्योति शब्द का विलोम शब्द क्या है? अंधकार, अंधेरा, तम और कालिका।
तो ज्योति शब्द का विलोम शब्द क्या पूछा जाता है? ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। अब ये नहीं लगा देना कि प्रकाश होता है तो उसका विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो अंधकार हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। जिस तरीके का आपको शब्द पूछा है वही आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर ज्योति शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा तम। तम का मतलब अंधेरा, अंधकार। अगला प्रश्न देखो, अब है अपने पास में एक अपठित गद्यांश, इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। डेफिनेटली आपका एक अपठित गद्यांश में से प्रश्न, यानी एक अपठित गद्यांश आएगा, उसमें से 3 या 4 प्रश्न जो भी हैं आपके बनेंगे। वो हमने पहले क्लास में पढ़ा भी था कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो एक बार इसको पढ़ करके इसके प्रश्न कर लेते हैं। आइए, आपको पता ही है, एक बार इसको पढ़ने से, गद्यांश को पढ़ने से पहले प्रश्न को पढ़ लेना है ताकि हमें आइडिया लग जाए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है? कौन सी समस्या? तो इसके अंदर है अशिक्षा की कमी, गरीबी की समस्या, बेकारी की समस्या, महंगाई की समस्या। अगला प्रश्न है, बीच में ही आ गया, कोई नहीं। आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? नैतिक ज्ञान का, हिंदी ज्ञान का, अंग्रेजी ज्ञान का और व्यवहारिक ज्ञान का। अगला प्रश्न देखिए, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है शिक्षा प्रणाली, धर्म प्रणाली, जीवन प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली। अगला प्रश्न देखो, इसमें कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है? शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, उच्च वर्ग और इनमें से कोई नहीं। ये हैं अपने इसमें प्रश्न। तो अब हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं और इसके आंसर कर लेते हैं। देखो, आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है। अपना पहला प्रश्न यहीं पे बन गया, क्या बेकारी की समस्या है जो भारत को घुन की तरह खाई जा रही है? तो यहाँ पर प्रश्न, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है, कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन के अंदर बेकारी की समस्या खाई जा रही है। अगला देखो, बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाना, कमाने या तो समर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है। क्या है समस्या? शिक्षा प्रणाली। दूसरा आंसर यहाँ मिल गया, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल दे रही है। कौन सी शिक्षा पर? अंग्रेजी शिक्षा पर बल दे रही है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। किसका है प्रश्न का आंसर? व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है यहाँ पर। आज देश भर में 2 तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी, यानी पढ़े लिखे भी बेकार है, यानी उनमें भी क्या है? बेकारी, यानी बेरोजगारी है, और पढ़े लिखों में भी। आज शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल है यहाँ पर। हल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखे। तो अब हम इन प्रश्नों का आंसर कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द कौन से हैं? अभ्यास का क्या हो जाएगा? अनभ्यास। जब शब्द जो किससे हो? ऐसे स्वर से शुरू हो रहा है तो उसका विलोम अनुपसर्ग लगा करके कर देंगे। क्या? अनुपसर्ग। तो अनभ्यास। अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, इसमें अब यहाँ पर देखो, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? किसका अभाव है? अभी हमने पढ़ा था कि व्यवहारिक ज्ञान का इसके अंदर सर्वथा अभाव है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है शिक्षा प्रणाली, धर्म प्रणाली, जीवन प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली। यहीं पर अपने पास में आया था कि बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण
बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है? शिक्षा प्रणाली है। क्या है? शिक्षा प्रणाली है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर की ओर आता है? तो गांव से शहर की ओर, अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर की ओर आता है। तो कौन सा हो गया इसके अंदर? बी ऑप्शन राइट हो गया कि गांव के मतलब अशिक्षित लोग जो होते हैं, गांव में लगभग अशिक्षित लोग होते हैं, तो वो काम की तलाश में किधर जाते हैं? शहर की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, तो अपने प्रश्न ये है जिनका हल हमने कर लिया है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आईसीटी माइनर थर्ड टेस्ट के अंदर जो बेसिकली टॉपिक था हमारा एमएस ऑफिस को लेकर के था, और एमएस ऑफिस को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस माइनर टेस्ट में वो क्वेश्चन यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की गई है जिनके अंदर स्टूडेंट परेशान होते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने का शॉर्टकट क्या होगा? अब इसमें स्टूडेंट है वो कंट्रोल एन करके आते हैं, और जैसे ही कंट्रोल एन कर देते हैं तो नंबर कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर नई स्लाइड ऐड करने को लेकर के बोला गया है। अगर आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो कंट्रोल एम है, उसका आपको यूज में लेना पड़ेगा। अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तब आप कंट्रोल एन का करोगे। नई अलग अलग प्रेजेंटेशन अगर आपको बनानी है तो ये, और एक ही प्रेजेंटेशन में नई स्लाइडें जोड़नी है तो कंट्रोल एम का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। कंट्रोल एस है वो सेव करने के लिए, और सेव एज के लिए आपके पूछा जाता है F12 जो की है वो सेव एज के काम आती है। कंट्रोल आई ये इटैलिक के लिए यूज होता है। स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? अब यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको शुरू से स्लाइड शो शुरू करना है तब आप F5 की का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको करंट स्लाइड से, अब मान लीजिए आप 10वीं स्लाइड पे है और आपको 10वीं स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है तो करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शिफ्ट F5 का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये F5 की है ना, ये बड़ी खतरनाक की है। कैसे? अगर ये वर्ड के अंदर आप इसे प्रेस करोगे, वर्ड में F5 प्रेस करोगे तो आपको अलग ऑप्शन देगी, फाइंड, गो टू और रिप्लेस वाला ऑप्शन देगी, ये है ना रिप्लेस वाला, जो कि बेसिकली 3 इडियट मूवी के अंदर इस ऑप्शन का यूज किया गया है। जो चमत्कार वर्ड था इसी ऑप्शन के द्वारा चमत्कार किया गया था वो। और अगर बात करें हम एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल में यही F5 की है वो बन जाती है गो टू के लिए। तो देखो एक ही की है और कितना सारा वर्कलोड है इसके ऊपर। कोई नहीं, आगे चलते हैं। विच टूल इज यूज टू क्विकली कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट? अगर आपको बार बार फॉर्मेटिंग, जैसे अक्षरों का आकार, उनके रंग, उनके दिखने का अंदाज, अगर आपको बार बार अगर मान लो आपको सेट करना पड़ रहा है तो फिर समस्या बड़ी है। तो इसके बजाय एक ऑप्शन मिलता है आपको क्लिपबोर्ड के अंदर, जिसे बोलते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल क्लिक अगर आप करोगे तो एक बार आप फॉर्मेटिंग जो भी किसी भी पहले टेक्स्ट पे की हुई थी वो वापस से अप्लाई कर सकते हो, और डबल क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर के ऊपर बार बार जितनी बार आप फॉर्मेट सेट करना चाहते हो, सेम एज इट इज जो किसी पहले पैराग्राफ का, लाइन का फॉर्मेट रहा हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। साथ ही फॉर्मेट पेंटर का जो आइकन है वो पेंट ब्रश जैसा होता है। अगर आप फॉर्मेट कॉपी कर रहे हो तो फॉर्मेट कॉपी की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में यहाँ पर सी रहने वाली है। अगर आप फॉर्मेट पेस्ट कर रहे हो तो पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में वी है, वो फॉर्मेट पेस्ट की शॉर्टकट की रहने वाली है। अब देखो दोस्तों, व्हाट इज द रेफरेंस टाइप ऑफ, ये डॉलर लग जाता है ना तो ये वैल्यू को हिलने ही नहीं देता, फिक्स कर देता है वैल्यू। तो अगर बात करें कि रिलेटिव रेफरेंस जो होता है, जैसे मान लो A1 ये एक सेल का एड्रेस है तो ये रिलेटिव रेफरेंस है, बाय डिफॉल्ट आपको यही देखने को मिलता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में कॉलम के आगे भी डॉलर लग जाता है, रो के आगे भी डॉलर लग जाता है। मिक्स्ड के अंदर क्या होता है, अगर आपको कॉलम फिक्स करना हो तो कॉलम के आगे यहाँ पर डॉलर लगाओ। अब देखो रो के आगे नहीं लगाया तो ये मिक्स्ड हो गया, या फिर आप कॉलम को नहीं रो को फिक्स करना चाहते हैं तो रो के आगे डॉलर लगाओ, है ना। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट है, ये एग्जांपल है वो एब्सोल्यूट का है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू इन ए पावर पॉइंट? जब स्लाइडों को आपको छोटे छोटे क्रम में एक साथ देखना है, स्लाइड शो में तो क्या पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको स्लाइड नजर आएगी, लेकिन स्लाइड सॉर्टर व्यू ऐसा व्यू है जिसके माध्यम से स्लाइड के कंटेंट को एडिट करने के लिए तो आपको नॉर्मल व्यू काम में लेना पड़ता है।
नॉर्मल व्यू मुख्य बाय डिफॉल्ट व्यू है, मुख्य एडिटिंग व्यू है। स्लाइडों को फिर से अरेंज और ऑर्गेनाइज करना है तो बेसिकली आप स्लाइड सॉर्टर व्यू को काम में लोगे। F5 से आपका स्लाइड शो शुरू होता है। एनिमेशन डालना है तो एनिमेशन टैब का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू के माध्यम से स्लाइड सॉर्टर में आप ट्रांजिशन डाल सकते हो, एनिमेशन नहीं डाल सकते, क्योंकि स्लाइडें हैं वो छोटे छोटे रूप में थंबनेल के रूप में नजर आती है। जैसे ये आपकी स्क्रीन है ये, तो इस स्क्रीन पर स्लाइडें छोटी छोटी आपको नजर आएगी, छोटे छोटे रूप में आपको नजर आएगी। वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की है वो F7 है, और शिफ्ट F7 है वो थिजोर्स की है, जिसके अंदर आपके विलोम शब्द, समानार्थी है ना, विपरीत शब्द, समान अर्थ के शब्द अगर आपको चाहिए तो आप यूज ले सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर मान लो कि आपके वर्ड के अंदर लाल लाइन आपको नजर आए किसी शब्द के नीचे, तो इसका मतलब स्पेलिंग एरर है। अगर मान लो कि हरी लाइन आपको नजर आए, इसका मतलब ग्रामेटिकली है। अगर आपको नीली लाइन नजर आए, इसका मतलब फॉर्मेटिंग में कोई समस्या आपको देखने को मिल रही है। एक्सेल में ऑटो सम के लिए शॉर्ट की है वो अल्टर प्लस बराबर है। अल्टर प्लस बराबर के द्वारा आप ऑटो सम है वो मतलब ऑटोमेटिकली कोई भी जो रेंज है वो आपके क्या हो जाएगा, उसका योग हो जाएगा। एक्सेल में पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, कंप्लीट कॉलम, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार के थ्रू है वो क्या कर सकते हैं, आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए के द्वारा पूरी की पूरी सीट है वो आपकी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। .docx एक्सटेंशन है वो वर्ड फाइल का है यहाँ पर, अगर .docx, और अगर मैं बात करूँ XLSX तो ये किसका हो गया, आपके एक्सेल का हो गया। पावर पॉइंट का क्या हो गया, .pptx है, पावर पॉइंट का हो गया। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए txt आपने देखा होगा, इस टाइप का एक्सटेंशन आपको नजर आता है। विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर आफ्टर कर्सर, कर्सर के बाद के अक्षर को अगर हटाना है, यहाँ कर्सर है और इधर के हटाना है राइट साइड के, तो डिलीट की का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो कर्सर के बाद के अक्षरों को हटाना है तो डिलीट, और पहले के अक्षरों को हटाना है तो बैक स्पेस। अब मान लो कर्सर यहाँ पर है, इधर वाले हटाने, आधे इधर आधे इधर, बाकी सब मेरे पीछे, तो वैसे ही ध्यान रखो, इधर वाले हटाना है तो आपको बैक स्पेस का है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इधर वाले हटाना है तो डिलीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी असरानी जी यहीं रह जाएंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सेल में वर्कशीट के ग्रुप को हम लोग वर्कबुक कहते हैं, वर्कबुक कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई होती है सेल, सेल के बाद में क्या बनती है, शीट, और शीट के बाद में क्या बनती है, वर्कबुक बनती है। तो ये वर्कबुक, ठीक है। MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट होता है बराबर के निशान से, बराबर SUM, तो ये तो फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है इनिशियली, उसको दिखा रहा है। सम हो गया फंक्शन नेम, और A1, और ये कोलन के निशान बोलते हैं इनको, कोलन, और A10 तक, ये होगी सेल रेंज। नई वर्कशीट बनाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिफ्ट के साथ में, अल्टर के साथ में F1 की दबाओगे तो नई वर्कशीट आपके बन जाएगी। यहाँ सीटें ऐसे जुड़ती रहती है, और जब नए जो वर्जन है एक्सेल के वो आप ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या 1 ही रहती है यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है भाई, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। VC-Calc है वो सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक रो और एक कॉलम का इंटरेक्शन है वो क्या कहलाता है, वो सेल कहलाता है ना। तो ये जो आज का टेस्ट है ना, इसमें से एक्सेल के अंदर जो क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है। पावर पॉइंट वाले, F7 वाले क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर आपको देखने को एग्जाम के अंदर। तो इजाज़त चाहता हूँ। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस चल रही है, उनका फ़ायदा उठाइए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। EMRS के बाद में KVS और NVS के लिए तैयार रहिए। थैंक यू दोस्तों।